अभी मैं कॉल बैक कर रहा हूँ, कॉल बैक कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप लोग? तबीयत कैसी है आप लोगों की? आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आवाज़ आ रही है? बस यार पता नहीं अचानक से जो है ना, गला खराब हो गया है। एक्चुअली वो मगरिब का भी वक्त था, तो इसलिए जो है क्या कहते हैं, मैंने थोड़ा सा लेट शुरू किया। इफ़ यू कैन जस्ट ड्रॉप अ मैसेज ऑन द रेलेवेंट ग्रुप्स तो बहुत बेहतर हो जाएगा। ग्रुप पर मैसेज कर दो, जितने भी ग्रुप्स हैं। क्लास स्टार्ट हो गई है। अच्छा, आई बिलीव किसी का माइक जो है ना वो खुला हुआ है। अच्छा, हम लोग 2 मिनट इंतजार करते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट इंतजार कर लेते हैं हम लोग, ताकि बाकी पार्टिसिपेंट्स भी ज्वाइन कर लें, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सही है। 2 मिनट इंतजार करते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। आप लोग ग्रुप पे मैसेज कर दो। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ बेटा, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा, तो आवाज कैसे आएगी? बोलूंगा तो आवाज आएगी ना बेटा। अब सही मेरी आवाज आ रही है? एम आई लाउड एंड क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? चलो ग्रेट, बस हम लोग 2-3 मिनट और इंतजार करते हैं, क्योंकि ये टाइम ऐसा है ना, क्योंकि तुम्हें पता है कि Recording in progress. सर शुड वी स्टार्ट? मेरी आवाज इको तो नहीं हो रही? मुझे जरा एक दफा कंफर्म कर दो, मेरी आवाज इको तो नहीं हो रही? चलो ग्रेट हो गया। वालेकुम अस्सलाम नुमान, कैसे हो? अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। आई डोंट नो यार, पता नहीं मौसम किस तरीके का चल रहा है कि तबीयत अचानक से जो है ना वो डाउन हो गई है, फिर ऑफिस वगैरह की भी चीज़ें होती हैं। तो इनफैक्ट मैं आज जो है वो ऑफिस से ही तुम लोगों के लिए जो है वो सेशन कंडक्ट कर रहा हूँ। और बैक टू बैक तुम्हें पता है रिफ्रेशर भी स्टार्ट है, तो फिर FR1 की भी क्लासेज हैं, FR2 की भी क्लासेज हैं, फिर CA फाइनल्स भी हैं, फिर ऑफिस अलग है। सो खैर, सर आज का जो हम लोगों का टॉपिक है, वी आर नीड टू लुक एट द टू टॉपिक्स। और मैं चाहूंगा इधर जो है ना अपने पास एक नोटिंग वगैरह जो है वो तुम लोग नोट कर लो। जस्ट होल्ड ऑन विद मी। आइजा बेटा, वो ज्वाइन कर लो, मीटिंग ज्वाइन कर लो आइजा, मीटिंग ज्वाइन कर लो। तो हाँ, तो ज्वाइन कर लो, जल्दी ज्वाइन कर लो। ओके, अल्लाह हाफिज। हेलो, जल्दी ज्वाइन कर लो। ओके, अल्लाह हाफिज। हेलो, जल्दी ज्वाइन कर लो। ओके, अल्लाह। अच्छा जी। सो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि आज का जो हम लोगों का जो सेशन है, इसमें वी वुड बी रिवाइजिंग टू टॉपिक्स। सही है? ये वो टॉपिक्स हैं जो कि तुम्हारे कुल मिला के तुम समझ लो 25 से 30 मार्क के तुम्हारे PRC के पेपर में आने। सही है? बेड डेट्स का 7 से 10 मार्क का जो है वो MCQs आएंगे, और डेप्रिसिएशन के जो है 10 से 12 मार्क के आएंगे MCQs। सही है? तो अभी मैं तुम लोगों को रिवीजन करवा रहा हूँ, रिवीजन के साथ साथ जो है व्हाट आई एम गोना डू फॉर यू इज कि मैं तुम लोगों को कुछ की पॉइंट्स भी बताऊंगा जो कि मुझे ऐसा लगता है इस दफा MCQ में आ सकते हैं। सही है? पहला जो हमारा टॉपिक है, दिस इज बैड एंड डाउटफुल डेट्स। सही है? अच्छा सर, आपको पता है कि रिसीवेबल होता है, रिसीवेबल का मतलब होता है सर राइट टू रिसीव। ठीक है ना? अब सर रिसीवेबल 2-3 किस्म का हो सकता है। सही है? अकाउंट रिसीवेबल, अदर रिसीवेबल, लोन रिसीवेबल। कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अकाउंट रिसीवेबल एंड अदर रिसीवेबल? वी आर गोना यूज अकाउंट रिसीवेबल एंड वेयर वी आर गोना यूज अदर रिसीवेबल? कोई मुझे क्विकली बता सकता है? जल्दी जल्दी बताओ, क्योंकि देखो हम रिवीजन भी कर रहे हैं, और रिवीजन के साथ जो है हम लोग ये चीज़ों का डिस्कशन भी कर रहे हैं। अच्छा, आज कुछ बच्चे जो है वो फिजिकली भी आए हुए थे इंस्टीट्यूट में, बट आई एम सॉरी, अनफॉर्चुनेटली आई वाजंट एबल टू कम्युनिकेट टू ऑल ऑफ यू कि आज मैं ऑनलाइन ऑफिस से ही मैं सेशन जो है वो ले रहा हूँ, क्योंकि मैं इंस्टीट्यूट पहुंच नहीं सका ड्यू टू माई मीटिंग्स। सो हम्बल अपॉलॉजीज फॉर दोज पीपल हु हैव रीच्ड द इंस्टीट्यूट, और वो जो है शायद मुझसे मुलाकात भी करने के लिए आए थे, कुछ बच्चे क्यूरीज वगैरह के लिए भी आए थे। आयशा बता रही है, साथ साथ बताते रहेंगे सब। गुड्स की परचेजेस पर अकाउंट रिसीवेबल होता है। बहुत अच्छे, याद रखो याद रखो याद रखो। अगर तो तुमने मर्चेंडाइज गुड्स, आमना ने भी बड़ी अच्छी बात बोली कि सर जो आपकी कोर एक्टिविटी है बिजनेस की, अगर वो उधार पर है तो उसके लिए वी यूज अकाउंट रिसीवेबल। और अदर देन कोर एक्टिविटी, या जिस चीज़ का आप धंधा नहीं करते या कारोबार नहीं करते, अगर वो चीज़ आपने उधार पे ली है तो इसके लिए वी यूज अदर रिसीवेबल। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा जी, देखो याद रखो, रिसीवेबल तुम्हारा 3 किस्म का होता है। रिसीवेबल तुम्हारा 3 किस्म का होता है। एक होता है गुड, अच्छा रिसीवेबल।
एक होता है डाउटफुल। डाउटफुल जो है, हमें शक होता है, हो सकता है हमें रिसीवेबल पैसे मिले ना मिले। और एक होता है बेड बेड रिसीवेबल। बेड रिसीवेबल मींस कि सर आपको जो है कंफर्म है कि आपको पैसे नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आमना है। अब मुझे पता है आमना जो है, आमना को मैंने कुछ माल उधार पे बेचा है, मैंने आमना को जो है उधार पे पड़ाया है। आमना ने बोला हसन अभी पैसे नहीं है, मैं तुम्हें बाद में पे कर दूंगी। मुझे पता है आमना पैसे दे देगी, जो है मेरी जान पहचान भी है, तो द रिसीवेबल फ्रॉम आमना वुड बी कंसिडर्ड एज गुड। अब लेट्स से आमना को मैं जानता नहीं हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि यार इसके जो हालात हैं वो पैसे दे भी पाएगी नहीं भी दे पाएगी, तो उस रिसीवेबल को मैं कहूँगा डाउटफुल। सही है। अब लेट्स से एक बंदा है जिसको जो है क्या कहते हैं, आमना जो है मुझसे पढ़ लेती है, फिर कॉल करके मुझे खुद बोलती है हसन मैं पैसे वैसे नहीं दे रही, जो करना है कर लो। तो ये जो मेरा रिसीवेबल है ये बेड हो गया। याद रखो डाउटफुल और बेड रिसीवेबल में एक चीज का फर्क है। याद रखो डाउटफुल में आपको शक होता है, बेड रिसीवेबल में आपको यकीन होता है। सही है। अच्छा सर याद रखो, जो रिसीवेबल डाउटफुल होता है उसके लिए मैं एक कॉन्ट्रा अकाउंट क्रिएट करता हूं जिसको मैं बोलता हूं प्रोविजन या अलाउंस फॉर बेड डेट्स। राइट, ठीक है ना। एक और चीज याद रखो, ये बहुत अहम बात है। याद रखो जब भी आप प्रोविजन क्रिएट करते हो तो आपका रिसीवेबल का अकाउंट जो है वो हिट नहीं होता, याद रखना। जब भी आप प्रोविजन फॉर बेड डेट्स क्रिएट करते हो तो आपका रिसीवेबल का अकाउंट हिट नहीं होता। जबकि आप राइट ऑफ अगर करते हो तो आपका रिसीवेबल का अकाउंट हिट होता है। ये कहीं अपने पास नोट कर लो, ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सर व्हेन यू बुक द प्रोविजन इन योर बुक्स, सो आपका रिसीवेबल का अकाउंट हिट नहीं होता, आप एक अलग से कॉन्ट्रा अकाउंट खोलते हो और आप जो है रिसीवेबल में से माइनस कर रहे होते हो। जबकि बेड डेट्स राइट ऑफ के अंदर आप डायरेक्टली रिसीवेबल के अकाउंट को क्रेडिट करते हो। आई होप आपको ये चीज क्लियर है, ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कैन वी मूव ऑन? कैन वी मूव ऑन? ये बहुत अहम बात है जो मैंने तुम्हें बताई है। प्रोविजन में आपका अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट हिट नहीं होता, जबकि राइट ऑफ के अंदर आप अकाउंट रिसीवेबल के अकाउंट को क्रेडिट कर रहे होते हो। आर वी क्लियर अप टिल हियर? मुझे मैसेज करके साथ साथ बताते रहो सो दैट यू नो। चलो ग्रेट। अच्छा देखो एक चीज समझो, एक चीज समझो, पेपर में सवाल आ सकता है कि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की कोई भी दो एग्जांपल्स हैं, या वो ये हो पूछ सकता है कि भाई ये जो एनआरवी लॉस बुक करते हो आप इन्वेंट्री पे, या प्रोविजन फॉर बेड डेट्स बुक करते हो, ये किस किस कॉन्सेप्ट के तहत, जैसे मैचिंग कॉन्सेप्ट हो गया। जल्दी से बताओ मैचिंग कॉन्सेप्ट जो है ये क्या बोलता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट जल्दी से बताओ क्या बताता है? कोई मुझे बताएगा व्हाट इज मेंट बाय मैचिंग कॉन्सेप्ट? कोई मुझे बताएगा मैचिंग कॉन्सेप्ट का क्या मतलब होता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि सर जो एक्सपेंस जिस पीरियड से रिलेट करता है उस पीरियड में आप रिकॉर्ड करोगे। जो एक्सपेंस जिस पीरियड से रिलेट करता है उस पीरियड में आप रिकॉर्ड करोगे। आमना ने बोला इनकम और एक्सपेंस इक्वल रिकॉर्ड करो। यार ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है आमना, ये थोड़ा सा ये टीचर्स बताते हैं बट मैं इस चीज से ना थोड़ा सा जो है वो डिसएग्री करता हूँ। जिस चीज के जितने मजे लो आप जिस पीरियड में, उतना एक्सपेंस रिकॉर्ड करो। अब जैसे एसेट है, अब अगर आप लेट से आप मुझे बताओ, डेप्रिसिएशन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैं 100 रुपए का एक एसी खरीद रहा हूँ, सही है, मैं 5 सालों पे जो है इसके बेनिफिट लूंगा। अब सवाल ये पैदा होता है मैं डे वन पे सारा का सारा 100 रुपये अब क्यों नहीं एक्सपेंस करता, मैं आखिरी दिन क्यों नहीं करता, मैं हर साल 20-20 रुपए क्यों करता हूँ? बिकॉज ऑफ द मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो याद रखो डेप्रिसिएशन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट। अच्छा जी। फिर हमने बात की सर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के हवाले से। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट बोलता है कि सर अगर तो आपको नुकसान होने वाला है ना, तो आप नुकसान के होने का वेट ना करो, आप आज ही बुक कर लो। सही है ना, नुकसान को। मगर आप इनकम को उस वक्त तक बुक ना करो जब तक कि इनकम रियलाइज ना हो। सही है। अच्छा सर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की दो एग्जांपल्स हैं, याद रखो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की दो एग्जांपल्स हैं। एनआरवी लॉस, इन्वेंट्री पर जो एनआरवी लॉस आप बुक करते हो क्या वो वाकई हो जाता है? कोई मुझे बताएगा जो एनआरवी लॉस आप बुक करते हो क्या वाकई होता है? नहीं। बट आप बीइंग फ्यूचरिस्टिक आप उसको बुक कर रहे होते हो। इसी तरीके से प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, मुझे आमना पे शक है कि आमना पैसे नहीं देगी, तो मैं बीइंग अ प्रूडेंट पर्सन, बीइंग अकलमंद पर्सन, मैं आज प्रोविजन फॉर बेड डेट्स बुक कर लेता हूं। आई होप आपको ये चीज क्लियर है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको? उसकी एग्जांपल भी क्लियर है? हाँ अपनी अपनी स्टोरी, हाँ समन समन ने बिल्कुल सही बोला है सर, आप अपनी स्टोरी सुनाएं। अच्छा जी, तो आज मैं थोड़ी सी अपनी स्टोरी भी सुना देता हूँ जस्ट टू मोटिवेट ऑल ऑफ यू, ठीक है ना। तो सुननी है नहीं सुननी मेरी स्टोरी? कोई जल्दी से मुझे मैसेज करके बता दो सुननी है या नहीं सुननी स्टोरी। पढ़ाई करनी है स्टोरी सुननी है, ये बताओ। अच्छा स्टोरी सुननी है हाँ? अच्छा जी।
सब बच्चे जवाब देंगे। अच्छा, स्टोरी सुननी है। अच्छा, मिसना बोलती है सर स्टोरी स्टोरी छोड़ें, पढ़ाई करें। अच्छा जी। अच्छा, हमारे साथ हमारी टॉपर भी है माशाल्लाह। तुम्हें पता है हमारा जो माशाल्लाह क्विजेस जा रहे हैं। सो आई वाज रियली हैप्पी एंड प्राउड कि आकाशा जो है, यानी शी हैज़ बीन अचीविंग माशाल्लाह जो है 10 आउट ऑफ 10 इन ऑलमोस्ट ऑल द क्विजेस। सो जो है आकाशा यानी जो, और आकाशा जो सवालात करती है, तो जो है यानी माशाल्लाह जो है, अल्लाह इसको नज़र बद से बचाए, बड़े अच्छे सवालात कर रही होती है। तो वो अलग बात है कि मैं जवाब नहीं दे पाता। तो जो है खैर, आकाशा तुम्हारे एक दो सवालात है तो अच्छा है, सबके भले के लिए जो है मैं अभी तुम्हारे सवाल के जवाबात भी दूंगा। अच्छा, मारवा जो है इसकी इसका एक अच्छा था। देखो आज हमने ना 2 चैप्टर्स कवर करने, सो व्हाट आई एम गोना डू इज कि पहले हम लोग बेड डेट्स करते हैं, फिर स्टोरी सुनेंगे और फिर डेप्रिसिएशन करेंगे। ऐसा कर ले ताकि पढ़ाई की पढ़ाई भी हो जाए और तुम मोटिवेट के मोटिवेट भी हो जाओ। व्हाट यू से पीपल? ऐसा कर ले। ऐसा कर लेते, चलो, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जी। सर, फिर हमने बात की कि सर जो है ठीक है, फिर वो इलस्ट्रेशन है, वो सारी चीज़ें वो आप लोग देख लोगे। अच्छा, एक चीज़ याद रखो, एक चीज़ याद रखो, ये जो अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट है ना, कौन मुझे बताएगा क्या प्रोविजन फॉर बेड डेट्स अकाउंट रिसीवेबल के अकाउंट में क्रेडिट होता है या नहीं होता? प्रोविजन फॉर बेड डेट्स अकाउंट रिसीवेबल के अकाउंट में क्रेडिट होता है या नहीं होता? कौन मुझे बताएगा, जल्दी से बताओ। प्रोविजन फॉर बेड डेट्स अकाउंट रिसीवेबल के अकाउंट में क्रेडिट होता है या नहीं होता? प्रोविजन फॉर बेड डेट्स अकाउंट रिसीवेबल के अकाउंट में क्रेडिट होता है या नहीं होता? जल्दी मुझे बताओ साथ साथ। नहीं होता, नहीं होता। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सर एक चीज याद रखो, एक चीज याद रखो कि अकाउंट रिसीवेबल के अकाउंट में ना मैक्सिमम ये चीजें आ सकती हैं: ओपनिंग बैलेंस, सेल्स आपका डेबिट होगा। अच्छा, ये सेल्स कौन सी हैं अकाउंट रिसीवेबल के अकाउंट में? जो सेल्स आती हैं कौन सी आती हैं? ये टोटल सेल्स होती हैं, क्रेडिट सेल्स होती हैं? ये टोटल सेल्स होती हैं, क्रेडिट सेल्स होती हैं? सर क्रेडिट सेल्स होती हैं, याद रखो, ये जो होती हैं ये क्रेडिट सेल्स होती हैं। अगर चेक डिसऑनर हुआ है तो अकाउंट रिसीवेबल के अकाउंट में डेबिट होगा। अगर कोई आपको रिसीट्स हुई हैं तो वो क्रेडिट होंगी। अगर कोई डिस्काउंट वगैरह जो है आपने दिया है तो ये क्रेडिट होगा। बेड डेट्स राइट ऑफ, याद रखो, अकाउंट रिसीवेबल के अकाउंट में राइट ऑफ जो है वो क्रेडिट होता है। अकाउंट रिसीवेबल के अकाउंट में राइट ऑफ आपका क्रेडिट होता है, सही है? अकाउंट रिसीवेबल के अकाउंट में आपका राइट ऑफ क्रेडिट होता है। प्रोविजन फॉर बेड डेट्स क्रेडिट नहीं होता। सेल्स रिटर्न आपका क्रेडिट होता है तो आपके पास क्लोजिंग बैलेंसेस आ जाते हैं। प्रोविजन फॉर बेड डेट्स या अलाउंस फॉर बेड डेट्स, सही है, ये आपका शक का अकाउंट है। सर प्रोविजन फॉर बेड डेट्स या अकाउंट अलाउंस फॉर बेड डेट्स, इसमें ओपनिंग बैलेंस आ जाता है आपके पास, सही है। याद रखो याद रखो याद रखो, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स ना आप मेंटेन करते हो। प्रोविजन फॉर बेड डेट्स इज मेंटेन्ड, ठीक है सर? मेंटेन्ड क्या क्या मतलब है? आप हमेशा क्लोजिंग बैलेंस निकालते हो कि मुझे इतना शक मेंटेन करना है। फिर ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस लेकर जो है आप जो है क्या करते हो, ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस लेकर जो है आप फॉर द ईयर निकालते हो। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, पीएनएल में आपका राइट ऑफ चार्ज होता है या प्रोविजन चार्ज होता है या दोनों चार्ज होते हैं? जल्दी से मुझे बताओ, पीएनएल में आपका राइट ऑफ चार्ज होगा या प्रोविजन चार्ज होगा या दोनों चार्ज होंगे? सर दोनों चार्ज होते हैं। जबरदस्त, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सर ये हैंडआउट मैं आप लोगों को आज शेयर कर दूंगा, सो यू कैन बेटर हैव अ लुक एट दैट। अच्छा जी, अब एक चीज समझो। अच्छा, ये जो मैंने तुम लोगों को इलस्ट्रेशंस वगैरह करवाई हुई है ना, ये मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर में तुम्हें मिल जाएंगे क्योंकि आज का सेशन जो है वो रिवीजन का है। अच्छा देखो, एक चीज याद रखो, क्लोजिंग प्रोविजन फॉर बेडेट्स निकालने के 3 तरीके। क्लोजिंग प्रोविजन फॉर बेडेट्स निकालने के 3 तरीके। ये 3 तरीकों को ना तुमने जो है बहुत गौर से सुनना है क्योंकि पेपर में जो है इससे मिलता जुलता सवाल आ सकता है। याद रखो, लेट्स से एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। अमान है, अब मेरे पास जो है बहुत सारे कस्टमर्स हैं, सही है, मेरे पास डिफेंस के बहुत सारे कस्टमर्स हैं एक ही एरिया के। अब मुझे ऐसा लगता है बीइंग अ प्रूडेंट पर्सन कि जब भी मैं माल बेचता हूँ या जो है सर्विसेज देता हूँ, तो नॉर्मली ऑन एन एवरेज 10% जो है ना कस्टमर जो है वो डिफॉल्ट कर जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है वो पैसे नहीं देते। तो याद रखो याद रखो याद रखो, ऐसे सिनेरियो में जो मैं प्रोविजन फॉर बेड डेट्स कैलकुलेट करूंगा, वो एक ही रेट मेरे पास होगा और उसके ऊपर अकाउंट रिसीवेबल जो भी बैलेंस होगा उसके ऊपर मैं रेट लगाऊंगा, तो मेरे पास क्लोजिंग प्रोविजन फॉर बेड डेट्स आ जाएगा। अच्छा, एक चीज याद रखो, एक चीज याद रखो, अकाउंट रिसीवेबल के जो है पेपर में 3 किस्म के बैलेंसेस दिए हुए होते हैं: ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग अनएडजस्टेड और क्लोजिंग एडजस्टेड। सर इन तीनों में फर्क क्या है? ओपनिंग बैलेंस होता है साल के शुरू का,
क्लोजिंग अनएडजस्टेड होता है साल के एंड का, बट उसमें कुछ गलतियां होती हैं या कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं जो हमें इनकॉर्पोरेट करनी होती हैं। और क्लोजिंग एडजस्टेड बैलेंस होता है फाइनल बैलेंस। याद रखो, याद रखो, याद रखो, जो तुम्हारा प्रोविजन का रेट लगता है वो हमेशा क्लोजिंग एडजस्टेड बैलेंस पर लगता है। याद रखो, जो तुम्हारा प्रोविजन का रेट लगता है वो हमेशा कौन से बैलेंस पे लगता है? क्लोजिंग एडजस्टेड बैलेंस पर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो आपका रेट लगेगा वो हमेशा कौन से बैलेंस पर लगेगा? क्लोजिंग एडजस्टेड बैलेंस पे। सर हमें कैसे पता चलेगा? हमें कैसे पता चलेगा कि सवाल में ओपनिंग बैलेंस है या क्लोजिंग अनएडजस्टेड है या क्लोजिंग एडजस्टेड है? सर याद रखो, अगर तो साल के शुरू का है तो ओपनिंग होगा, अगर साल के आखिर का है बट सवाल में लिखा हुआ है कि कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल राइट ऑफ है जो भी इनकॉर्पोरेट करना है, तो सर उस सिनेरियो में जो आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा वो अनएडजस्टेड होगा, तभी एडजस्टमेंट दी हुई है। और अगर उसने खुद ने बोला हुआ है कि ये फाइनल बैलेंस है, तो देन इट वुड बी टेकन एज क्लोजिंग एडजस्टेड बैलेंस। सर पेपर में सवाल आ सकता है कि बताओ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का जो रेट लगता है वो किस वैल्यू पर लगता है अकाउंट रिसीवेबल की? तो तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए? क्लोजिंग कौन सा बैलेंस, जल्दी से बताओ। जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का रेट लगेगा क्लोजिंग एडजस्टेड बैलेंस पे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जल्दी से मुझे बताओ, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का कौन सा बैलेंस जो है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का कौन सा बैलेंस बैलेंस शीट में जाता है? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का कौन सा अमाउंट जो है ओपनिंग फॉर द ईयर या क्लोजिंग, बैलेंस शीट में कौन सा अमाउंट जाता है? जल्दी से बताओ। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का क्लोजिंग। बहुत अच्छे, जबरदस्त जबरदस्त, मच अप्रिशिएटेड, मच अप्रिशिएटेड। अच्छा सर याद रखो, याद रखो, ये तो पहला तरीका है जनरल प्रोविजन कि अगर आपको एक ही रेट दिया हुआ है, आपने एक ही रेट जो है अकाउंट रिसीवेबल पर लगाना है एंड यू वुड गेट द अमाउंट फॉर क्लोजिंग प्रोविजन। अच्छा सर, दूसरा दूसरा जो सिनेरियो है वो है स्पेसिफिक एंड जनरल प्रोविजन का। सर स्पेसिफिक एंड जनरल प्रोविजन ये क्या होता है? देखो एक चीज याद रखो, जब भी आप डिफरेंट सेगमेंट्स में काम करते हो, मैं एग्जांपल के तौर पे जो है तुम्हें बता रहा हूँ, अज्यूम करो मैं 3 जगह पे जो है अपना माल बेचता हूँ, मेरा कुर्सियों का कारोबार है। लेट्स से मैं डिफेंस के लोगों को भी कुर्सियां बेचता हूँ, मैं गुलशन इकबाल के लोगों को भी कुर्सियां बेचता हूँ, मैं लियारी के लोगों को भी कुर्सियां बेचता हूँ, चेयर्स बेचता हूँ उधार पे। मुझे बताओ, क्या तीनों एरियाज का रिस्क सेम होगा? क्या तीनों एरियाज का रिस्क सेम होगा? क्या डिफेंस वाले का रिस्क, गुलशन इकबाल वाले का रिस्क और लियारी वाले का रिस्क सेम होगा? सारे लोग अच्छे होते हैं, बट मैं एक एग्जांपल के तौर पे जो है वो बात कर रहा हूँ। सही है ना? ऐसा नहीं है कि मैं कोई डिस्क्रिमिनेटिव हूँ या रेसिस्ट किस्म का बंदा हूँ। सही है, एक नॉर्मली बात करो। नो, हो सकता है कि डिफेंस वालों का मुझे ऐसा लगता हो कि नहीं यार वो शरीफ लोग होते हैं, वो डरते ज्यादा हैं, तो वो तो जो है उल्टा ज्यादा पैसे दे देंगे। बट जो है क्या कहते हैं, अल्लाह तुम्हारा भला करे, कि ऑन अ वेरी लाइटर नोट आई वाज सेइंग, अब मैं बोलता हूँ कि डिफेंस के जो एरिया के लोग हैं, मुझे ऐसा लगता है कि 10% चांसेस हैं कि वो डिफॉल्ट करेंगे। सही है। अब गुलशन के एरिया के जो लोग हैं, जरूरी नहीं है वहां, क्योंकि मिक्सचर रहता है, सही है ना, अलग अलग किस्म के लोग रहते हैं, बदमाश भी रहते हैं, शरीफ भी रहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है वहां चांसेस हैं कि 20% लोग डिफॉल्ट करेंगे। इसके बाद जो लियारी वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वहां 50% चांसेस हैं कि लोग डिफॉल्ट करेंगे। तो इस सिनेरियो में चूंकि डिफरेंट सेगमेंटेशन है, तो स्टैंडर्ड बोलता है कि अगर तो आपके डिफरेंट सेगमेंट्स के जो है अगर डेटर्स हों, तो आपने फिर सब पर एक रेट नहीं लगाना, आपने हर एरिया के हिसाब से, रिस्क के हिसाब से उसके ऊपर अलग अलग रेट लगाना है। सही है। तो सर मैं लियारी वाले के ऊपर एक अलग रेट लगाऊंगा, उसको अलग से प्रोवाइड करूंगा, गुलशन इकबाल वाले पे एक अलग रेट लगाऊंगा, और जो है आपका डिफेंस वाले पे एक अलग रेट लगाऊंगा। सर दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड स्पेसिफिक एंड जनरल प्रोविजन। मैं उम्मीद करता हूं सर आपको इस चीज पे क्लैरिटी है। मैं उम्मीद करता हूं सर आपको इस चीज पे क्लैरिटी है। सर हमें कैसे पता चलेगा पेपर में कि हमें जो है कौन सा रेट किस पर? तो डोंट यू वरी, पेपर में दिया हुआ होगा। पेपर में सब दिया हुआ होगा कि भाई आपने जो है क्या कहते हैं कौन से रिसीवेबल पर कितना रेट लगेगा। सही है। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? हाँ, अब महाजमीन ने बोला यार देखो ऑब्वियस सी बात है ना, ऑब्वियस सी बात है कि मेरा रिसीवेबल जो है वो 1 लाख का है। अब सुनना, मैं बोलता हूँ 1 लाख में से जो है 20,000 जो है मेरे डिफेंस वाले, 30,000 मेरे लियारी वाले, और 50,000 मेरे गुलशन वाले। सही है। तो 20,000 पे जो है वो 10% लगेगा, 30,000 पे जो है वो 20% लगेगा, और 50,000 पे जो है वो 40% लगेगा। तो जो जो रिस्पेक्टिव रेट दिया हुआ है ना, आप उस हिसाब से लगाओगे।
सही है। अच्छा, बाजू का एग्जामिनर बोलता है कि भाई आपका जो रिसीवेबल है ना, उसमें से जो है लेट से 20,000 पे जो है स्पेसिफिक प्रोविजन लगेगा। सही है, 20%, बाकी पे जनरल प्रोविजन लगेगा 5%। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर 1 लाख का टोटल रिसीवेबल है तो 1 लाख में से 20,000 पे स्पेसिफिक लगाना है और बाकी 80,000 पे आपने जो है रिमेनिंग जनरल प्रोविजन लगाना है। अच्छा सर, बाज़ औक़ात आप प्रोविजनिंग करते हो एजिंग की बेसिस पर। सर एजिंग की बेसिस पर क्या मतलब? यार मुझे एक बात बताओ, उधार जितना पुराना होगा उतना रिस्की होगा या उतना कम रिस्की होगा? उधार जितना पुराना होगा उतना ज्यादा रिस्की होगा, उतना कम रिस्की होगा? जल्दी से बताओ। हायर द एजिंग, हायर वुड बी द रिस्क। सही है। अच्छा याद रखो, ये टर्म कहीं लिख लो कि रिसीवेबल पे ये जो आप प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आप लगाते हो, ये क्यों लगाते हो? टू कैटर क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क याद रखो, ये पेपर में सवाल आ सकता है कि सर ये जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आप अप्लाई करते हो ये क्यों क्यों करते हो? टू कैटर क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क उधार का रिस्क, ये कहीं नोट कर लो, ये पेपर में आ सकता है। ये तुम्हारी स्टडी टेक्स्ट में भी ये टर्म दिया हुआ है, क्रेडिट रिस्क। आप प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्यों बुक करते हो? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के तहत तो बुक करते हो, अपने कौन से रिस्क को कवर करने के लिए करते हो? टू कैटर क्रेडिट रिस्क। ये टर्म लिख लो, कहीं दुआएं दोगे लिख लो कहीं, क्रेडिट रिस्क को कैटर करने के लिए आप करते हो। सही है। सर अगर जनरल अलाउंस की परसेंटेज टोटल रिसीवेबल पर लाने को कहा हो तो फिर तो जैनब वो तो पहला वाला केस है ना, वो तो आप एक ही जो है वो रेट लगाओगे पूरे रिसीवेबल पर। वो तो सबसे आसान केस है ना, उसमें तो कोई मसले वाली बात ही नहीं है। ठीक है। अच्छा जी। अब सर अगर तो आपको एजिंग दी हुई है तो आपने रिसीवेबल किस तरीके से बुक करना है? हर एज ब्रैकेट के ऊपर उसका रिस्पेक्टिव रेट लगा देना और उन सबको सम कर देना, तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास टोटल प्रोविजन आ जाएगा। सही है। तो ये तीन केसेस हो सकते हैं। सही है। आई होप सर आपको ये चीज क्लियर है। आई होप आपको ये चीज क्लियर है। एक एग्जाम्पल करा दें। एग्जाम्पल यार मैं आज नहीं करवाऊंगा, उसकी वजह ये कि मैं अभी ऑफिस में हूं, तो मेरे पास जो है मेरा प्लान है न्यूमेरिकल्स करवाने का। बट आज मैं न्यूमेरिकल्स नहीं करवाऊंगा, आज मैं थ्योरी पे फोकस कर रहा हूँ। रीजन बीइंग कि आज मेरे पास जो है ना वो मेरा हैंड राइटिंग वाला जो है वो लैपटॉप नहीं है, सिंस आई एम ऑपरेटिंग फ्रॉम ऑफिस। सो वंस जो है क्या कहते हैं, मैं ऑफिस से मैं जो है नेक्स्ट वीक जब 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 भी क्लास लूंगा विद द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज और सो, तो मैं फिर तुम लोगों को बाकायदा हर टॉपिक पे जो जो मैं करवा रहा हूँ उसके ऊपर मैं तुम्हें बाकायदा एक एग्जाम्पल भी करवा दूंगा। ठीक है ना? वो तो मैं अगर एग्जाम्पल करनी है ना, तो मैंने जो है मेरे जो बेडेट्स के रिकॉर्डेड लेक्चर हैं उसके ऊपर मैंने डिटेल में एग्जाम्पल्स करवाई हुई है। सो वो तुम देख भी सकते हो, मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर भी किए हुए हैं। सही है। तो सर बेडेट्स और सर कंप्लीट चैप्टर्स करवाएंगे? जी जी बिल्कुल हसन, बिल्कुल मैं पूरे कंप्लीट करवाऊंगा। अच्छा देखो, थ्योरी के पर्सपेक्टिव से जो है ये मैंने चीज़ें तुम्हें बता दी हैं। अब बेडेट्स के हवाले से तुम्हारा कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हो प्लीज़, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़े। बेडेट्स के हवाले से कोई सवाल है तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। बेडेट्स के हवाले से अगर किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हो, अदरवाइज वी शुड मूव ऑन। कोई सवाल? एनी क्वेश्चन? किसी का कोई सवाल? प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। किसी का भी कोई सवाल प्लीज। एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं, आगे बढ़े। सर माइक ओपन कर दें। अच्छा कोमल, मैं क्रेडिट रिस्क ये बता रहा था। प्रोविजन मतलब शक, डाउट। सजाद प्रोविजन मतलब शक, डाउट। कोमल बोलती है क्रेडिट रिस्क। देखो कोमल, ये एक टर्म है क्रेडिट रिस्क, टेक्निकल टर्म है। अगर सवाल में लिखा हुआ है ना कभी कि भाई प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कौन से रिस्क को कवर करने के लिए होता है, तो ये रट लो अभी। क्योंकि अभी ये तुम्हारे लेवल पर ना बहुत किस्म के रिस्क होते हैं, क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, फॉरेन करेंसी रिस्क। तो याद रखो, प्रोविजन फॉर बैड डेट जो आप बुक करते हो वो क्रेडिट रिस्क को कवर करने के लिए। क्रेडिट रिस्क का मतलब होता है उधार का रिस्क, कि अगर तुमने किसी को उधार दिया है। सही है। अगर तुमने किसी को उधार दिया है तो रिस्क है ना कि हो सकता है वो पैसे लेके भाग जाए, तो वो जो रिस्क है ना उसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्रेडिट रिस्क। सही है। तो पेपर में आ सकता है कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, छोड़ दो लिक्विडिटी, मेरी जान लिक्विडिटी वो तुम्हारे कोर्स में नहीं है। जो तुम्हारे कोर्स में था मैंने वो बताया है। नहीं ना, मैं बताने को तुम्हें बहुत सारी चीजें बता सकता हूँ, पुराना क्रेडिट की रिस्क ज्यादा क्यों होती है। अरे असद खुद सोचना, अगर तूने किसी को पैसे दिए हैं वो तेरे को 2 महीने से पैसे नहीं दे रहा, तो तेरा शक बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा कि वो पैसे लेके भाग जाएगा? अगर नहीं बढ़ेगा तो भाई मुझे पैसे दे दे उधार पे, सारे पैसे दे दे उधार पे, मैं तेरे को 1 साल तक नहीं दूंगा, मांगना नहीं। सही है सर? ठीक है।
असद जैसा मुखलिस और हातिम ताई अल्लाह सबको बनाया। असद दैट वाज ऑन अ वेरी लाइटर नोट। हाँ अच्छी बात है, क्योंकि अकाउंटिंग वैसे ही बोरिंग है, तो इट्स ऑलवेज गुड कि थोड़ा सा जो है माहौल जो है वो चिल रहा है। अच्छा जी, कोई और सवाल? कैन वी मूव ऑन? आगे बढ़ सकते हैं? अच्छा सर, एक मिनट, माइक ओपन, अच्छा माजबीन में ओपन कर रहा हूँ मेरा बच्चा। आमना सर, अनएडजस्टेड डेटर्स में से बेड डेट्स टू बी राइट ऑफ, बेड डेट्स नॉट रिकॉर्डेड और इट वाज डिसाइडेड आ जाएगी, तो अनएडजस्टेड में से इसको माइनस करते हैं, डेटर्स को। जबरदस्त आमना, यू आर स्पॉट ऑन। यू आर स्पॉट ऑन, बिल्कुल सही बोल रही हो आमना। अच्छा, बाजू का एग्जामिनर पता है क्या करता है? वो एडजस्टेड बैलेंस देता है और बोलता है राइट ऑफ भी देगा, दो तीन और एडजस्टमेंट देगा और बोलेगा कि इन सबको इनकॉर्पोरेट करने के बाद एडजस्टेड बैलेंस ही है। तो बच्चा पता है क्या कंफ्यूज होता है? वो अमाउंट देखता है, वो ये नहीं देखता कि लिखा हुआ है कि एडजस्टेड बैलेंस है, तो वो दोबारा माइनस करता है। तो एग्जामिनर के कमेंट्स अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, तो जो है उसमें यही बात हो रही थी कि बच्चा जो है ना वो गौर से पढ़ता नहीं है। यानी एग्जामिनर क्या करता है, एडजस्टेड बैलेंस देता है और लिख के देता है कि भाई ये सेल्स रिटर्न राइट ऑफ इसमें से माइनस हुए हुए हैं, तो दोबारा माइनस करने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी सर, अलाउंस की एडजस्टमेंट्स कैसे करते हैं? सजाद बेटा, वो तो मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर हैं, उसमें जो है वो क्या कहते हैं, तुम देख लो, उससे तुम्हें पता चल जाएगा। जी सर, क्वेश्चन में ही कंफ्यूजन होती है इस चैप्टर में। अरीबा खान, अरीबा देखो मेरा बच्चा, इसमें जो है ना, अगर देखो तुम जो है ना, एक तो ये है कि गौर से पढ़ो, दूसरी चीज ये है कि मेरे जो लेक्चर है ना उसको एक दफा तुम देख लोगी ना, उससे तुम्हें बड़ा फायदा हो जाएगा। उसमें मैंने कुछ की टर्म्स बताएंगे। सर यूट्यूब पर सेकंड क्लास कब अपलोड करेंगे? मोहम्मद हसन, ये आज मैं कर दूंगा मेरा बच्चा। आई एम सॉरी, आई वाज हेल ऑक्यूपाइड विद माय ऑफिस स्टाफ। इंशाल्लाह आज मैं जो है ना राइट आफ्टर द क्लास मैं सेकंड क्लास भी कर दूंगा और आज की क्लास भी कर दूंगा। सही है? फेयर इनफ? एनी अदर क्वेश्चन? जल्दी बताओ, क्योंकि हमें फिर दूसरा टॉपिक स्टार्ट करना है, डेप्रिसिएशन। जल्दी बताओ। डेप्रिसिएशन इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बता रहा हूँ, 10 से 15 मार्क्स का है। ये आकाशा का एक सवाल था, आकाशा जो है वो कर रही थी। आकाशा मेरा बच्चा, जरा सबके भले के लिए जरा वो पूछ लो। हसन मारफानी के नाम से, असद रहमान। माहजबीन, माहजबीन मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। अच्छा, हमारे साथ आयजा भी हैं माशाल्लाह, हमारे जो है जो तुम्हारे क्विज़ेज़ वगैरह ले रही होती हैं, शी इज़ माई टी ए, अमेजिंग पर्सनल शी इज़। माहजबीन बच्चा, आप नज़र नहीं आ रहे मुझे, मैं आपको अनम्यूट कैसे करूँ? आकाशा, आपका भी सवाल है तो आप कर सकते हो। सर दैट वाज एन एमसीक्यू ऑफ लास्ट, दैट ऑफ बैंक, शैल आई आस्क फॉर इट नाउ? आकाशा मेरे ख्याल से वो बैंक रिकॉन वाले टॉपिक में, हाँ सही है, ठीक है, वो तुम्हारा बैंक रिकॉन से रिलेटेड था, तो तुम उसमें पूछ लेना भले, अभी नेक्स्ट क्लास जो होगी ना वो उसी की होगी, तो तुम उसमें पूछ लेना। अच्छा जी, वालेकुम सलाम राजा साहब। अच्छा सर, कोई और क्वेश्चन नहीं है तो शुड वी मूव ऑन टू द डेप्रिसिएशन वाला एरिया? शुड वी मूव ऑन टू द डेप्रिसिएशन वाला एरिया? हाँ, स्टोरी स्टोरी सुना देते हैं, स्टोरी सुना देते हैं तुम लोगों को। अच्छा यार, जो है ना एक्चुअली, जो आइजा आप हमारे साथ हो बेटा? हाँ सुना रहा हूँ, सुना रहा हूँ, सुना रहा हूँ, सुना रहा हूँ, सुना रहा हूँ। आइजा आप हमारे साथ हो? आइजा बेटा, आपको आवाज़ आ रही है? आइजा आप हमारे साथ हो या नहीं हो? चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है। मैं थोड़ा सा स्टार्ट करता हूँ, फिर हम लोग जो है बीच में मैं जो है नमाज का ब्रेक लूँगा 5 मिनट का। तो फिर जो है मैं चाहूँगा कि आयज़ा से तुम लोग अगर कोई सवाल करना चाहो तो आयज़ा से कर सकते हो। तो मीन वाइल मैं 5 मिनट तुम लोगों से बात करता हूँ। यार देखो, असल में जो है ना, यानी मेरी स्टोरी, यानी आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट विद यू पीपल, एक्चुअली इट्स नॉट लाइक के नॉर्मली समझा जाता है कि भाई सिर्फ अमीर ही पढ़ाई करते हैं, गरीब पढ़ नहीं सकते। सही है ना? एक्चुअली यानी माई फादर इज़ अ डॉक्टर राइट बाय प्रोफेशन, अल्हम्दुलिल्लाह। बट आपको पता है कि जो है जो गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह होती हैं उसमें बाज़ अनसर्टेनिटी होती है, जैसे पाकिस्तान में जो है पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से। तो आज से 15-16 साल पहले जो है वो थोड़ा सा, अबू क्योंकि वो जो है वो करप्शन वगैरह के शदीद खिलाफ हैं, सही है,
तो वो थोड़ा सा अबू की, क्योंकि माशाल्लाह जो है ही इज़ अ 19 ग्रेड ऑफिसर, अब तो खैर उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट ले ली। तो हुआ ये कि जो है, ज़ाहिर बात है शरीफ लोग होते हैं ना, तो उनको पिंग पोंग किया जाता है। और अब्बू जो हैं वो थोड़े से दिल बर्दाश्ता हो गए, तो फिर अब्बू ने अर्ली रिटायरमेंट ले ली, अपनी जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स वगैरह थे वो सब छोड़ दिए। तो आज से 16-17 साल पहले जो है, यानी इसमें मैं तुम्हें बताऊंगा भी कि हर बंदा सीए के लिए नहीं बनाया होता। और ये जो मैं स्टोरी तुम्हें सुना रहा हूँ एक्चुअली, ये तुम्हारे लिए तुम्हें एक डायरेक्शन भी देगी, क्योंकि देखो तुम लोग इस फील्ड में नए हो ना। हर बंदा सीए के लिए नहीं बना है। तो बेस्ड ऑन माई स्टोरी यू नीड टू जज कि तुम्हें आगे करना क्या है, सही है ना। हो सकता है कुछ बच्चे जो हैं वो कुछ और बनना चाहते हो, बट पीयर प्रेशर की वजह से, माँ बाप के प्रेशर की वजह से, दोस्तों यारों की वजह से, कि मेरा मामू ये है, मेरे 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 कजन्स चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो आओ मैं भी बन जाता हूँ, सही है ना। तो अल्लाह ने हर बंदे की रोज़ी जो है वो लिखी हुई है, सही है ना। जैसे मौत ढूंढती है वैसे ही रोज़ी ढूंढती है इंसान को। तो अब्बा की जब जॉब, अब्बा ने अर्ली रिटायरमेंट ली, तो उस वक्त जो है जाहिर सी बात है बड़ा भाई भी पढ़ रहा था। अच्छा तुम्हें मजे की बात बताओ, मेरा बड़ा भाई जो है पहले उसने सीए स्टार्ट किया, तो वो क्यूटी में 5 दफ़ा लुढ़क गया। क्योंकि ही वॉज मोर ऑफ यू नो एक्सट्रोवर्ट टाइप गाय, उसको बाहर घूमने फिरने का, ही इज मोर ऑफ ए स्पोर्टी टाइप गाय। तो जाहिर सी बात है कि 5 दफ़ा जो है जब भाई का क्यूटी फेल हुआ, सही है, पैसे भी उस वक्त जो है मोनोपोली थी, 2-3 इंस्टीट्यूट्स ही होते थे। तो जो है अब्बा दिल बर्दाश्त हुए। फिर हमारे एक कज़न थे, खाला के बेटे, तो उनका जो है, उनका भी जो है 7-8 दफ़ा रुका एक पेपर बेसिक सा। तो अब्बा के दिमाग में और आ गया कि सीए तो हो ही नहीं सकता, पता नहीं क्या सीन है, कि क्या मुश्किल चीज़ है। फिर हुआ ये कि जब मैं इंटर में गया, मैं जो है क्या कहते हैं, यानी मैट्रिक किया, अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन हाई अचीवर। फिर मैंने इंटरमीडिएट किया, इंटरमीडिएट भी पूरा स्कॉलरशिप पे किया। अब मैं हमेशा ना बड़ा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में पला बड़ा हूँ। तो जो है मेरे साथ के लोग कुछ आईबीए में चले गए, कुछ सीए में चले गए। तो यूनिवर्सिटी का एक शशका होता है ना, क्योंकि देखो सीए जो है ना इट्स अ कोचिंग सेंटर। अगर तुम बात करो, अभी तुम जहाँ भी जाते हो, इट्स नॉट अ यूनिवर्सिटी, इट्स अ कोचिंग सेंटर। यूनिवर्सिटी, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में भी पढ़ाता हूँ, तो वहाँ की लाइफ एक अलग होती है, सही है ना। वहाँ आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी ज़्यादातर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ना वो अपने अंदर ही रहते हैं, दे आर मोर ऑफ एन इंट्रोवर्ट टाइप गाइस। यानी उनको जो है ना वो दुनिया उनिया से कोई लगाव नहीं होता। सीए सही, उनको खुश का बना देता है सीए। तो जो है क्या कहते हैं, तो यूनिवर्सिटी की लाइफ थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो मैंने जो है सोचा कि मैं आईबीए में जाऊं, वहां से बीबीए करूं। जब मैंने अब्बा से बात की, तो अब्बा की उस वक्त जॉब वगैरह नहीं थी। तो जो है क्या कहते हैं, तो अब्बा ने मना कर दिया। तो आई वॉज बिट डिसअपॉइंटेड कि यार मुझे बीबीए करना था। फिर मेरे कुछ दोस्तों से मैंने मशवरा किया, तो जो है क्या कहते हैं, तो वो सीए की तरफ जा रहे थे, क्योंकि मेरा जो है अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज अमंग यू नो द टॉप पोजीशन होल्डर्स इन कराची। तो मैंने फिर जो है अब्बा से बोला कि यार मैं सीए करता हूँ। तो अब्बा के ऊपर एक वैसे ही दिमाग में था कि खाला के बेटा, क्योंकि 7-8 दफ़ा, उनका खुद का बेटा जो है 5-6 दफ़ा लुढ़का हुआ था क्यूटी में। तो जब अब्बा को बताया, तो अब्बा ने बोला नहीं भाई, अभी पैसों की शदीद ज़रूरत है, बीकॉम कर और नौकरी कर। तो मैंने अब्बा को बोला कि अब्बा ऐसा नहीं, मैं पढ़ूंगा, एक दफ़ा गिव मी अ चांस कि मैं एटलीस्ट ट्राई करूं। तो अब्बा ने बोला पैसे नहीं है भाई, पैसे वैसे ही इतने ज़ाया हो चुके हैं। तो हमने अपनी अम्मा को आगे किया, सही है, जैसे नॉर्मली करते हैं लोग, कि जो है अम्मा को आगे करते हैं, क्योंकि जाहिर बात है कि वो थोड़ा सा अल्लाह ने उनका मासूम सा दिल बनाया हुआ होता है। तो अम्मा को बोला, तो अब्बा ने बोला भाई पैसे नहीं है, हसन खुद कमाए खुद करे। तो फिर अम्मी ने जो है, क्योंकि मैं खुद बाई बाई कास्ट आई एम मेमन, और मेमन्स में जो है वो थोड़ा सा ये होता है कि सपोर्ट वगैरह का भी होता है। तो मैंने कर्जा लिया, और मैंने अपने अब्बा को बोला कि अब्बा देखो, मैं एक दफ़ा भी फेल हुआ ना, तो मैं दूसरी बात नहीं करूंगा, मैं बीकॉम करके नौकरी करूंगा। तो आई स्टिल रिमेंबर कि उस वक्त जो है मेरी खर्ची होती थी 5 रुपये, 5 रुपये या 10 रुपये। तो जो है, क्योंकि हालात थोड़े से जो है वो खस्ता हुए हुए थे, तो कर्जा वगैरह लिया, उसके लिए अप्लाई किया, उसके लिए जो है वो लोगों से थोड़ी सी बातचीत की, अल्हम्दुलिल्लाह कर्जा मिल गया। फिर एडमिशन लिया, और फिर मैंने एक और बम फोड़ा घर पे। मैंने अम्मा अब्बा को बोला कि मैं फास्ट ट्रैक करूंगा। फास्ट ट्रैक का मतलब ये होता है 2 मॉड्यूल्स एक साथ। जैसे पहले मॉड्यूलर सिस्टम था ना इस स्कीम से पहले, 2 स्कीम पहले, मॉड्यूल ए से लेके एफ तक होता था। तो चूंकि मेरा इकोनॉमिक्स एग्जाम था, तो मैंने जो है अब्बा को बोला कि अब्बा मैं मॉड्यूल ए नहीं, ए और बी साथ करूंगा। तो अब्बा वैसे ही परेशान थे कि ये पता नहीं इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, सीए ना इसके खाला के बेटे से हुआ ना इसके भाई से हुआ, ये पता नहीं कहाँ से करेगा। तो जो है अब्बा वॉजंट कन्विंस्ड, बट मैंने अब्बू को ये बोला था कि अब्बा एक दफ़ा भी पेपर होगा ना, तो मैं छोड़ दूंगा सीए।
ये बात हुई। फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं, मैंने एडमिशन लिया। जाहिर सी बात है उस वक्त जो है क्या कहते हैं, एक ही इंस्टीट्यूट, दो इंस्टीट्यूट हुआ करते थे कराची में, तो हम जो है वो एक इंस्टीट्यूट में गए। सही है, बताने में कोई हरज भी नहीं है। हम लोग क्योंकि जितने भी टीचर्स हैं ना अभी, यानी मैं बताऊं कराची के, वो ताबानीस से ही हैं या अलहम्द से हैं, क्योंकि यही दो टीचर इंस्टीट्यूट, ये तो पिछले 7-8 सालों में हम लोग निकले जिनको पढ़ाने का शौक था, तो वो अलग अलग इंस्टीट्यूट जो है वो आ गए। तो जो है क्या कहते हैं, एडमिशन लिया। अब होता ये था कि जो है ना, मॉड्यूल ए बी नॉर्मली जो है ना ओ ए लेवल्स के लोग करते थे। मैं था इंटर बैकग्राउंड से, क्योंकि वो होता था ना कि ओ ए लेवल्स वाले, क्योंकि वहाँ का नो डाउट कि आपका जो एजुकेशन स्कीम है वो थोड़ी सी इसका स्टैंडर्ड हाई है, जबकि इंटर स्कीम की जो है वो स्टैंडर्ड थोड़ा सा लो है। जाहिर सी बात है हम वो चीज़ें नहीं पढ़ते जो ओ ए लेवल्स वाले पढ़ते हैं। तो आई स्टिल रिमेंबर के दो सेक्शंस होते थे, एक ए बी वन होता था और एक ए बी टू होता था। ए बी वन वाले जो है ना वो सारे ओ ए लेवल्स वाले होते थे, और ए बी टू वाले इंटर वाले होते थे। तो जो है मुझे ओ ए लेवल्स वाला जो है वो सेक्शन मिला, कुछ बच्चे उधर के थे। अब मेरा साबुन जो है ना वो थोड़ा सा स्लो है, मैं चीज़ें जो है ना, यानी मैं सवालात बहुत ज़्यादा पूछता हूँ। इधर मैं तुम्हें बताऊंगा भी कि तुम्हारे साथ के लोग जो है ना तुम्हें डीमोटिवेट करेंगे, तुम्हारी बुलिंग करेंगे तुम्हारी। सही है ना। बट मैं तुम्हें बताता हूँ कि किस तरीके से बुलिंग हुई और किस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको टैकल किया। आई वॉजन डीमोटिवेटेड। अच्छा, अब इसमें जो है ना देखो, दो तीन चीज़ें होती हैं कि आप किस तरीके से सिचुएशन को देखते हो। फास्ट ट्रैक में मैंने क्लास में लिया, थोड़ी सी मेहनत की, मेरे साथ सारे पोजीशन होल्डर्स बैठे हुए होते थे, एक से एक नस्ली बच्चा जो अपनी उसमें महारत रखता था। तो हुआ ये कि क्लास स्टार्ट हुई, तो मैं क्लास में सवालात बहुत करूं, टीचर गुस्सा हो, यकीन करो टीचर बाजू का कुछ टीचर समझते थे कि भाई मैं उनकी लेने के लिए मैं सवाल करता हूँ, तफरी के लिए सवाल करता हूँ। तो एक दो टीचर्स ने मुझे डांटा कि भाई तुम क्या फजूल सवालात करते हो। तो फिर उनको बाद में रियलाइज हुआ कि नहीं भाई, ये हमारी लेने के लिए नहीं करता, ये वाकई इसको समझ में नहीं आता। यहाँ तक कि भाई वो जाहिर बात है वो तेज बच्चे होते थे, तो एक बच्चे ने मुझे बाहर आके जो है, यानी एक दफ़ा मुझे बोला, यानी सारे हम लोग लड़के लड़के खड़े हुए थे ना, तो एक लड़का मेरे पास आता है, बोलता है, यानी मैं यहाँ तुम्हें बताने के लिए बताना ये चाह रहा हूँ कि देखो, अगर तुम्हारे दिमाग में सवालात होते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कीप आस्किंग। सही है। अब हुआ ये कि 5-6 लोग हम लोग लड़के खड़े हुए थे, तो इसने जो है, एक लड़के ने मुझे आके बोला, यार हसन जो है तू इतने सवालात करता है, बोला तेरा साबुन वैसे ही स्लो है, तू एक काम कर, तू सीए छोड़ दे, तुझसे सीए नहीं होगा। तो मैंने बोला क्यों नहीं होगा, बोला यार तू हमारा भी टाइम वेस्ट करता है, तुझे चीज़ें इतनी देर से समझ आती हैं, हम लोगों को वैसे ही पढ़ना है, क्योंकि मॉड्यूल ए बी ना, यानी मैं तुम्हें बताऊं कि उस वक्त सब्जेक्ट जो है वो 4-5 होते थे, तो हम लोग की 12-12 घंटे क्लास होती थी सुबह से लेके रात तक। अब उसमें हमें जो है ना वो कोर्स खत्म करना होता था, क्योंकि 3-4 महीने होते थे, वो 3-4 महीने में जखीम किस्म का अभी जो तुम लोग देख रहे हो ना कोर्स, वो काफी जो है वेल ऑर्गेनाइज्ड है। पहले इतना वेल ऑर्गेनाइज नहीं था, पहले तो एग्जामिनर कुछ भी पूछ लेता था, ये स्टडी टेक्स्ट वगैरह कुछ नहीं थी, अभी बहुत आसान है तुम्हारे लिए। आज से 10-12 साल पहले अगर तुम जाओ तो इतनी चीज़ें आसान नहीं थी। तो जो है क्या कहते हैं जब मैंने सुन लिया, मैं उस वक्त रोया भी कि यार ये जो है मेरे साथ के लोग, बट मैंने बोला कोई मसले वाली बात नहीं, मैं अपना पढ़ता रहा। अच्छा, इधर बीच में जो है ना, मुझे आज आई आई स्टिल रिमेम्बर कि जो है, यानी अब तुम सोचो यहाँ मैं क्रिएटिविटी भी ला रहा हूँ, ऐसा नहीं है मैं, अच्छा मेरी जो खर्ची थी वो 10 रुपए थी। सही है। अब 10 रुपए में जाहिर सी बात है एक समोसा ही आता था। समोसा उस वक्त, आज पता नहीं 25-30 रुपए का होगा, उस वक्त 10 रुपए का एक समोसा होता था, यानी पूरे दिन में मुझे 10 रुपए मिलते थे। और बस के पैसे होते नहीं थे, यानी या तो बस में चले जाओ या फिर समोसा खा लो बाद में। तो हुआ ये कि हाँ, अब तो महंगा हो गया खैर। अब मेरे साथ जो है ना, जाहिर सी बात है कि वो ए लेवल्स के जो लड़के लड़कियां होते हैं, तो वो जाहिर सी बात है कि माशाल्लाह नॉर्मली इलीट क्लास होती है वहाँ, कुछ मेरे जैसे भी थे। तो मैंने क्रिएटिविटी सोची, मेरे पास एक साइकिल थी। सही है, बाईसाइकिल। तो जो है वो मोटरसाइकिल नहीं, वो पहियों से वो पेडल वाली साइकिल। तो मैंने सोचा कि यार, मैं रहता था ये इधर जो है ना कश्मीर रोड से पहले, ये गुरु मंदिर की तरफ, तो मैंने सोचा कि यार देखो, अगर मुझे लेट से PCHS आना है, तो PCHS आने के लिए मुझे ना दो बसें बदलनी पड़ेंगी। तो वाई नॉट मैं अपनी साइकिल का इस्तेमाल करूं, और मैं गलियों से होता हुआ जो है 15 मिनट के अंदर मैं जो है PCHS पहुंच सकता हूँ। तो तुम यकीन करो, वो जो है क्या कहते हैं, वो चीज़ मुझे इतना फायदेमंद रही कि मेरी एक्सरसाइज की एक्सरसाइज भी होती रही, हडारामी भी नहीं छाई, और मेरे 10 रुपए भी बच गए। तो मैं रोज साइकिल पे जाता था वहाँ। इनफैक्ट मैंने मॉड्यूल ए से मॉड्यूल डी जो है वो पूरा साइकिल पे किया है। आज भी जो है जब मैं जाता हूँ, जैसे मैं ये जो है अपने टीचर से मिलने के लिए जब उधर जाता हूँ, या बीच में हम लोगों की एक मीटिंग थी,
तो जो है हुआ ये कि वो जो उधर का खान है ना, मुझे नाम उसका मैं भूल गया हूँ, मैं आज भी जाता हूँ ना तो वो यही बोलते हैं कि यार माशाल्लाह आप इतने बड़े हो गए हो, क्वालिफाई हो गए हो, बट मुझे आप स्टिल याद हो कि आप साइकिल पे जो है वो आते थे पढ़ाई के लिए और ये सारी चीज़ें। तो बताने का मकसद ये, तुम लोगों को ये बात बताने का मकसद ये कि पैसा हर दफ़ा हर्डल नहीं होता। हाँ हर्डल होता है, उसके लिए यू नीड टू हैव अ क्रिएटिविटी। अच्छा इधर एक और चीज़ थी, मैंने पता है क्या किया, मैंने ट्यूशन पकड़ लिया था। मुझे आज आई स्टिल रिमेम्बर कि मेरे एक जो है वो मैट्रिक या इंटर का बच्चा था, उसको मैं 2,000 रुपये में पढ़ा देता था, तो थोड़े बहुत पैसे वहाँ से आ जाते थे मुझे। रात में जो है 10-11 बजे मुझे आई स्टिल रिमेम्बर मैं आता था क्लासेस लेके, ऊपर 1 घंटा उसे पढ़ा देता था, 2,000 रुपये मिल जाते थे। तो अल्लाह का शुक्र है, इस तरीके से मॉड्यूल A से D तक जो है, यानी ए भी निकाला, फिर C निकाला, फिर D निकाला। इसी तरीके से जो है 10-10 रुपये बचा के, कुछ पैसे बचा के, तुम यकीन करो, तुम यकीन करो कि जब मैंने मॉड्यूल D किया ना, तो मेरे बाप को जब मैंने बताया तो मेरे बाप के लिटरली आंखों में आंसू थे। सही है, और वो मेरे ख्याल से दैट वाज द बेस्ट मोमेंट इन माय लाइफ, कि उनका थोड़ा सा एक ट्रस्ट हुआ कि जो उनका बड़ा बेटा नहीं कर पाया, तो वो इसके छोटे बेटे ने कर दिखाया। तो जो है अब वो बहुत खुश हुए माशाल्लाह, वहां से मुझे एक मोटिवेशन मिली, फिर मैं फम में आ गया। फम में भी जाहिर सी बात है कि फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर निकल गया, लेटेस्ट FTS सही है ना, तो फर्ग्यूसन्स KPMG EY तीनों में जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो है वो हो गया। पहले पहले इंटरव्यू के लिए बुला लिया था। जस्ट होल्ड ऑन विद मी, 1 मिनट बच्चों। अब यहाँ से मैं तुम्हें ना सात, सिर्फ 1 मिनट बच्चों। अच्छा जी, तो A से लेके D तक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैंने जो है बाई 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 चॉइस मैंने जो है EY ज्वाइन की, क्योंकि EY में जो है ना वो पढ़ाई वगैरह का टाइम जो है वो मिल जाता था नॉर्मली, क्योंकि EY के बारे में है कि वहाँ जो है वो थोड़ा सा शशका ज़्यादा होता है, ये सारी चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो मैंने EY ज्वाइन किया। अब वहाँ जो है जाहिर सी बात है कि फिर कम्यूट का भी इशू होता था, अब दूर होता था। तो वहाँ अल्लाह का शुक्र है कि EY में जब मैं गया तो 5-6 महीने बाद मुझे जो है, तुम्हारे एक टीचर होंगे, तुमने सुना होगा पोपट, तहा पोपाटिया, उसको प्यार से मैं पोपट पोपट कहता हूँ। सबने तहा पोपाटिया का नाम सुना है या नहीं सुना? हाँ फेवरेट है, ओके सही 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 सही। तो मुझे CA टीचिंग में लाने वाला पोपट था। तुम नहीं कह सकते, मैं कह सकता हूँ उसको, मैं प्यार से पोपट पोपट कहता हूँ। तो एक इंस्टीट्यूट जो है, तुमने बिल्कुल भी नहीं बोलना सही है। तो वो क्योंकि मेरा बडी है, पोपट मेरे साथ का ही था। पोपट जो है OA लेवल्स का था, मैं इंटर का था। तो जो है खैर बताने का मकसद ये कि 2012 में, जब पोपट भी एक्चुअली EY में ही था, तो पोपट ने बोला कि यार एक इंस्टीट्यूट खुल रहा है, कुछ जो है वो ताबानीज के टीचर जो हैं वो अलग हुए हैं और वो एक इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं, तो तुम्हें पढ़ाना है तो तुम पढ़ाने के लिए लग जाओ। अच्छा मुझे स्टिल याद है कि जब मैं फम में था ना, तो मैंने अपने मैनेजर से बात की हुई थी, देखो यार मुझे रातें लगे कुछ भी लगे, मैं आपको काम करके दूंगा। तो मुझे एक आदम जी कोचिंग सेंटर, आई स्टिल रिमेंबर, आदम जी कोचिंग सेंटर टावर पे होता था। तो मैंने अपने मैनेजर से इजाज़त ली हुई थी कि यार आप जो है ना मुझे बीच वक्त में जो है 4 से 5 1 घंटे की इजाज़त दे दो। तो आई स्टिल रिकॉल के 125 रुपये पर घंटे पे जो है ना, वहाँ मैं बीकॉम के बच्चों को पढ़ाता था। और बड़ा खुश होता था, दिहाड़ी बन गई जो है वो, डेली बेसिस पे मेरे 250-250 रुपये बन रहे होते थे। तो फिर मैं वापस फर्म आना, तो मैं पढ़ा तो उस वक्त भी रहा था जब मैं फर्म में गया था, क्योंकि पैसों की ज़रूरत थी, सब कुछ खुद चलाने थे। तो जब पोपट ने मुझे कांटेक्ट किया कि हसन एक इंस्टीट्यूट बन रहा है तो तुम वहाँ आ जाओ, तो जब मैं वहाँ गया तो जाहिर सी बात है मेरे टीचर ही थे, तो उनको जो है क्या कहते हैं, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, तो उन्होंने मुझे बोला भाई देख हसन, तू हमारा ब्राइट स्टूडेंट रहा है और तू पढ़ाता भी रहा है, तो मैं तुझे पिच दे रहा हूँ अकाउंटिंग की। अब तेरे ऊपर है, तू छक्का मार चौका मार या आउट हो जा। तो मैंने वहाँ जो है वो पढ़ाना शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैंने वहाँ पढ़ाना शुरू किया तो स्टूडेंट का जो है वो फीडबैक जो है बहुत अच्छा था। हाँ अब जाहिर सी बात है कि मैं छोटा बच्चा ही था, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं था, और मैंने जो है क्या कहते हैं, तुम सोच सकते हो कि मैंने 22 साढ़े 22 साल की उम्र में क्वालिफाई किया। तो उस वक्त जो है यानी तुम समझ लो कि मैं 19-20 साल का हूँगा जब पढ़ा रहा हूँगा। बता रहा हूँ, माजबीन बता रहा हूँ, उस पर भी मैं आ रहा हूँ। तो जो है क्या कहते हैं, मुझे आई स्टिल रिमेम्बर कि जब मैं FR2 की क्लास में गया, तो मेरी आस्तीनें जो है ना जिस तरीके से इस तरीके से चढ़ी हुई थी, वो चढ़ी हुई थी, और 200 बच्चों की क्लास थी। तो आई स्टिल रिकॉल कि जब मैं 2012 में पहली दफ़ा FR2 में गया, मेरे साथ के लड़के लड़कियां थे, 200 बच्चों की क्लास,
वहाँ सर ने मुझे भेज दिया था कि भाई जाके क्लास लो। तो पीछे से एक बच्चे की आवाज़ आई, ओ जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना। तो यू कैन सेंस के किस तरीके से मेरा कॉन्फिडेंस शेटर हुआ होगा। बट अल्लाह का शुक्र है, पढ़ाने का एक तजुर्बा भी था, सारी चीज़ें थी। तो जो है वहाँ फिर बच्चों को जो है समझाया, उनको बड़ा पसंद आया। तो वहाँ से जब मेरी स्ट्रीक शुरू हुई, तो शायद मैं पाकिस्तान का वाहिद टीचर हूँगा जिसने एट अ टाइम 7 सब्जेक्ट्स पढ़ाए। यानी ऑडिट हो गया, तुम्हारा कंपनी लॉ ले लो, तुम्हारा मर्केंटाइल लॉ ले लो, तुम्हारा जो FR1 ले लो, FR2 ले लो, CA फाइनल्स ले लो, क्योंकि जाहिर बात है बच्चे को मेरी चीज़ें समझ में आ रही थी, मेरी बताने वाली। तो और जो है इदारे के लिए भी फ़ायदेमंद थी ये चीज़ें। तो जो है क्या कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अच्छी चीज़ हो गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि हसन जो है वो तुमने फर्म के साथ अपनी पढ़ाई, फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर निकालना और ये बच्चों को पढ़ाना, ये सारा मैनेज कैसे किया? देखो यार, एक चीज़ याद रखो, जब आप किसी को जो है कोई चीज़ हासिल करना चाहते हो ना, तो आपने कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना होता है। अदरवाइज आप वो चीज़ हासिल नहीं कर सकते। ठीक है ना, बड़ी सिंपल सी बात है। तो तुम समझ लो कि शायद मैंने 18-18 20-20 घंटे काम किया होगा, शायद मैंने 4-5 घंटे का जो है शायद रेस्ट लिया होगा। सही है। कोई मेरी जो है वो फैमिली लाइफ नहीं थी। यानी तुम समझ लो कि आई स्टिल रिकॉल कि मैं सुबह उठ के जो है वो पहले क्लास लेता था, फिर फर्म जाता था। यानी 8 से 10 बजे क्लास होती थी एक, फिर 10:30 बजे फर्म जाता था, फिर 6 बजे फर्म से आता था, 6 से 9 क्लास लेता था, फिर अगर काम होता था, लेट सीटिंग्स होती थी तो फर्म वापस जाता था, फिर रात को 2-2:30 बजे आता था। सही है। और पेपर से पहले जो है वो क्या कहते हैं, अपनी पढ़ाई भी हो रही होती थी, अपनी क्लासेस भी होती थी। तो हफ्ते में जो है 3-4 दिन अपनी, 2-3 दिन अपनी क्लास लेता था, और 2-3 दिन जो है वो क्या कहते हैं नुमान बोलता है, नुमान कुछ बातें बताई नहीं जाती, खैर इस पे बात करेंगे। अच्छा जी। तो सर जो है क्या कहते हैं, तो इस तरीके से जो है ना, यानी 18-18 घंटे जो है वो काम किया, और तुम यकीन करो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, CA के साथ जब मैं ये CA फाइनल्स में था, तो मैं इतना कमा रहा था कि शायद मैं क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट से ज़्यादा कमा रहा था उस वक्त। यानी मेरी फैमिली लाइफ तो सफ़र कर रही थी, बट वो जो पैसे की नीड थी ना, यानी मुझे अल्लाह का शुक्र, यानी मुझे आज भी स्टिल रिमेंबर कि घर में AC लगवाना, 2-3 चीज़ें और काम करना, अब्बू के कुछ उधार लिए हुए थे उनको थोड़ा सा कंपनसेट करना। अल्लाह ताला रियाकारी से बचाए, इट इज़ जस्ट टू गिव यू अ मोटिवेशन। तो मेरा टारगेट यही था। यानी मैं आज भी जो है ना, मैं सोचूं ना अगर के CA मैंने करा क्यों, या कोई मुझसे पूछे ना, देखो हर चीज़ का एक ऑब्जेक्टिव होता है, तो मैं ये बोलूंगा कि जो तकलीफ मैंने देखी वो मेरे घर वाले ना देखें। सही है। तो ये मेरा एम है कि यानी इतना पैसा हो हलाल तरीके से, सुकून से, कि मैं अपने माँ बाप को, अपने घर वालों को जो है एक अच्छी लाइफ दे सकूं, कि वो जो मांगे उनके सामने हाजिर हो। सही है ना, आज भी मेरा ये एम है। तो बताने का मकसद ये है। अब सर बड़े भाई ने क्या करा, बड़े भाई ने वही MBA किया। सर CA फाइनल्स कहाँ से पढ़ा? देखो CA फाइनल्स कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं वो तो मैंने खुद से पढ़े थे। सही है। और कुछ सब्जेक्ट्स के लिए मैंने क्लासेस ली थी। तो जो है क्या कहते हैं, यानी फिर हुआ ये कि 2.5-3 साल ऐसे गुजर गए, पता ही नहीं चला। और मेरा एक जो बड़ा किरदार है, यानी मैं ये बोलूँगा स्टूडेंट जो हैं, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि मैं बच्चों की ना जितनी हो सकता है मदद करूं, क्योंकि अम्मा ने यही बोला था कि यार अल्लाह ने जिस तरीके से तेरा हाथ पकड़ा है, तो तू कोशिश कर के जब तू इस काबिल बने तो तू भी जो है वो बच्चों की मदद करके, उससे ये हो कि एटलीस्ट एक गरीब पे हो। तो जो है आपके सबसे अच्छा डिसीजन सर CA करना, मतलब आपकी लाइफ का अच्छा डिसीजन तो था। यानी मैं बोलूंगा अरे भाई, आई डोंट नो वेदर द डिसीजन वाज राइट और रॉन्ग, उसको मैंने सही बनाया, मैं ये बोलूंगा। अगर मैं मेहनत नहीं करता, हडराम नहीं करता, तो शायद वो डिसीजन गलत होता। तो इट वाज नॉट अबाउट द डिसीजन, इट वाज अबाउट द माइंडसेट, एंड इट वाज अबाउट द एफर्ट्स। सही है ना। अच्छा, मैं तुम लोगों को एक और मजे की बात बताऊं कि देखो यार, CA के अंदर ना मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी स्पिरिचुअल चीजें जो है ना वो जरूरी होती हैं, वो काम आती हैं। ऐसा नहीं है कि तुमने जो है वो किसी बाबा के मजार पे जाके जो है वो हार चढ़ाने, चूरन चढ़ाने, पैसे लगाने या नारियल फोड़ने, नॉट नॉट लाइक दैट। सही है ना। इट्स अबाउट कि कोशिश करो, क्योंकि मैंने CA में ना हमेशा जो क्वालिफाई हुए हैं ना, अनोमलीज आर अलग चीज, बट ज्यादातर जो क्वालिफाइड लोग होते हैं ना, उसमें क्या 2-3 क्वालिटीज होती हैं। एक तो क्वालिटी वो होती है, वो जो है ना कोशिश करते हैं कि किसी की दिल आज़ारी ना करें। ये मेरा ईमान है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। सही है ना, क्योंकि फर्म में जब तुम जाओगे ना, तो तुम्हारी जो है वहाँ पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होती है। सही है। यानी तुम यकीन करो, इतनी गॉसिप्स होंगी ना, इतनी शदीद किस्म की गॉसिप्स होंगी, तो कभी फिर कभी इंशाल्लाह जो है क्या कहते हैं तुम लोगों को बताऊंगा, अभी तो टाइम कम है। कोशिश करो
कि हुकूकुल इबाद जो है ना, यानी देखो दो किस्म के हुकूक होते हैं, एक होते हैं हुकूकुल्लाह और एक होता है हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह जो है ना वो अल्लाह और तुम्हारे दरमियान होता है, वो अल्लाह माफ कर देगा, तुम पर्सनली जो भी करते हो कोई मसले वाली बात नहीं है, वो अल्लाह रहीम है। हुकूकुल इबाद जो है ना वो उस वक्त तक अल्लाह माफ नहीं करेगा जब तक कि वो इंसान माफ ना करे। और कर्मा होता है कहीं ना कहीं अल्लाह ताला जो है ना वो आपको कुदरत दिखाती है। और माँ बाप की दुआएं, माँ बाप के साथ जो है ना अच्छा करो, यानी ये मेरा बड़ा ईमान है, यानी तुम यकीन करोगे जब भी होता है ना कि क्या कहते हैं मुझे कोई चीज़ चाहिए होती है या मुझे अल्लाह से मनवानी होती है, तो मैं अपने माँ बाप को जाके ना थोड़ा सा खुश कर देता हूँ, तुम यकीन करो वो चीज़ आसान हो जाती है। मेरे साथ तो ऐसा होता है, वल्लाह आलम। अपनी एफर्ट्स ऐसी जगह बिल्कुल, यानी मैं तुम्हें सिर्फ ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ दुआएं करते रहो, दवा भी करनी है साथ पढ़ाई भी करनी है। तो सर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो है 22 साढ़े 22 साल की उम्र में आई वॉज डन विद द क्वालिफिकेशन। और मुझे नहीं पता आखिर का जो मेरी अटेम्प्ट थी, आई स्टिल रिमेंबर BFD, और जो है मेरा एक और IT का पेपर था। तो आई वॉज इन दुबई देन ऑन द सेकंडमेंट। तो यानी क्योंकि मैंने आखिरी दिन तक जो है पेपर के, तो वो तो क्लासेस ले रहा था, बच्चों को पढ़ा रहा था, क्योंकि तुम्हें पता ही है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ जो है वो थोड़ी बहुत एफर्ट्स की हुई थी। तो आई स्टिल रिकॉल के दुबई में मैं जो है वो बड़ा परेशान अपसेट बैठा हुआ था। तो दोस्त की कॉल आती है कि यार माशाल्लाह तू क्वालिफाई हो गया। फिर ICAP का मैसेज भी आया मेरे पास। तो दैट वाज माय क्वालिफिकेशन जर्नी। और फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह रास्ते खुलते गए, एक अच्छी पोजीशन मिल गई CFO की, प्रोबेबली वन ऑफ द यंगेस्ट CFOs ऑफ पाकिस्तान इन दैट स्पेसिफिक सेक्टर। फिर मुझे कॉर्पोरेट लेवल पर एक्सपोजर मिला। तो ये एक छोटा सा क्वालिफिकेशन तक की जर्नी थी। बताने का मकसद ये कि इट्स नॉट लाइक कि हसन मारफानी कोई तुरम खान है या कुछ है, इट्स ओनली अबाउट कि देखो यार, मैं भी काफी बच्चों की तरह जो है ना हो सकता है हम्बल बैकग्राउंड से होऊंगा, सही है ना। तो इट्स ऑल अबाउट कि हाउ यू मैनेज द थिंग्स एंड हाउ यू मैनेज द सिनेरियोज। मुश्किलें हर किसी के साथ होती हैं, मैं आज भी मेहनत कर रहा होता हूँ क्योंकि मुझे एक टारगेट अचीव करना है। शायद कुछ लोगों के लिए मैंने जो है काफ़ी अचीव कर लिया होगा, सही है ना। आज कॉर्पोरेट लेवल पर जैसे तुम लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ, वैसे मैं CFOs और मैनेजर्स को भी पढ़ा रहा होता हूँ। मगर जो है क्या कहते हैं, बताने का मकसद ये, मैं आज भी एफर्ट्स डाल रहा होता हूँ उतनी। तो बताने का मकसद ये है तुम लोगों को कि मुश्किलात हर किसी के साथ होती हैं यार, मैं तुम्हें बताऊं अमीरों के साथ भी मुश्किलात होती हैं। इट्स अबाउट कि आप उस चीज़ को किस तरीके से परसीव करते हो। जैसे मैंने तुम्हें बताया ना, CA मुश्किल नहीं है, इसके साथ इश्क करो। इफ़ यू आर डेडिकेटेड इनफ, CA इज़ नॉट मुश्किल, ट्रस्ट मी। जब मेरे जैसा बंदा, मैं खेलता भी था, अच्छा मैं एक और बात बताऊं, मैं स्पोर्टी टाइप बंदा हूँ, मैं खेलता भी था, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, क्रिकेट सब खेलता था। तो जो है ऐसा भी नहीं है कि आपकी सोशल लाइफ जो है वो बिल्कुल ही जो है वो होश पोश हो जाती है। इट्स नॉट लाइक दैट, इफ़ यू आर प्लान्ड इनफ, इफ़ यू आर डिसिप्लिन्ड इनफ, सही है ना, आसानी से हो जाता है। अच्छा, अब मैं सवालात ले लेता हूँ। सिकॉनमेंट के लिए कौन सी एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है? नहीं नहीं, कुछ नहीं करना पड़ता सर, सिकॉनमेंट आपकी खुद ही हो जाती है। क्यों हो जाती है उसके पीछे एक लॉजिक भी है, सही है ना, वो मैं बताऊंगा। सर कैन यू आंसर दिस कि लाइफ आफ्टर CA इज इजी वर्क बैलेंस टाइप ऑफ थिंग होती है लाइफ में, फर्म में क्या, या इंडस्ट्री में? मोहम्मद हसन, मेरे ख्याल से मेरा बच्चा, इट्स टू अर्ली फॉर यू टू एक्चुअली डिस्कस अबाउट, थोड़ा सा हम लोग फिर कभी ना, अभी तुम PRC में भी तुम छोटे बच्चे हो, तो थोड़े से बड़े हो गए ना जब इंशाल्लाह, तो FR1 FR2 में जब हम लोग सेशन कर रखेंगे, डोंट यू वरी, ये उधार है मुझ पे तुम्हारा सवाल, इस पे मैं जवाब दूंगा तुम्हें। ठीक है, इट्स टू अर्ली आई थिंक अभी। अच्छा जी। सो ये छोटी सी मासूम सी जो है वो एक स्टोरी थी। तो आई एम श्योर इससे तुम थोड़ा सा टेक अवे लोगे, सही है। तो जी, गया था फिर वापस आ गया। सर वापस क्यों आए? वापस यार एक्चुअली जो है भाई, जो पढ़ाने का जुनून होता है ना, जो पढ़ाने का जुनून होता है, तो वो शायद मुझे खींच के लाया, मैं शायद नहीं आता। तो आई स्टिल रिमेंबर के दुबई में जो है मैं गया था, तो मैं ज़बरदस्ती जो है ना सिर्फ और सिर्फ जो है वहाँ छोड़ के आया था कि नहीं यार, यहाँ मेरे स्टूडेंट्स को जो है वो पढ़ाना है, सही है। क्योंकि पढ़ाने के लिए मेरे ख्याल से जो है वो जुनून और एक जो पेशेंस होता है ना, या आई वुड से वो जो डिटर्मिनेशन होती है वो चाहिए होती है। तो आप पैसे के लिए नहीं पढ़ा सकते अगर आपके अंदर जो है ना वो नशा है ना, क्योंकि मेरे लिए पढ़ाना एक नशा है। तो जो है क्या कहते हैं, इंटर्नशिप, अच्छा महाजबीन आर्टिकलशिप EY से की है सर, रिकॉर्डिंग दे देंगे? मैंने लेट ज्वाइन किया जी रिदा, मैं जो है, नहीं नहीं बिल्कुल यार, अल्लाह तुम लोग सबको कामयाबी दे, सही है। तो वी आर हियर टू हेल्प यू आउट। अच्छा जी सर, सो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। तो सर डेप्रिसिएशन स्टार्ट करें, IE16 स्टार्ट करें, व्हाट डू यू से पीपल? IE16 स्टार्ट करें डेप्रिसिएशन, IE16 स्टार्ट करें। अच्छा सर, IE16 जो है अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, सही है। प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूँ, IE16 जो है यानी तुम्हारे पेपर पर्सपेक्टिव से, तो ये 10 से 15 मार्क का लाजमी आना है, 10 से 15 मार्क का लाजमी आना है। इसको बहुत जो है वो तमीज़ से जो है वो तुमने देखना है। अच्छा 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 यार, ये माजबीन, माजबीन मेरा बच्चा, आई वाज सर्चिंग फॉर यू कि भाई तुम मिल जाओ, पता नहीं बीच में तुम जो है वो गायब हो गई थी।
तो जो है क्या कहते हैं, हम उस पर बात करते हैं। महाजबीन, अच्छा। महाजबीन तुम्हारा, एक मिनट यार। हाँ महाजबीन, अनम्यूट कर दो अपने आप को। को वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस है हमारा 1 लाख रुपीस, और उसके अंदर से हमने स्पेसिफिक अलाउंस माइनस कर दिए 4,000, तो जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी उस पे जनरल अलाउंस लगेगा या किसी और जी, तरीके से लगेगा? इसी पे ही लगेगा। 1 लाख माइनस 4,000, 4,000 पे स्पेसिफिक प्रोविजन लगेगा और 96,000 पे जनरल प्रोविजन लगेगा। जो रिमेनिंग 96,000 बचे? जी मेरा बच्चा। जी। चलो ठीक, बस ये यही पूछना है, थैंक यू। यू वेलकम। एनी अदर क्वेश्चन? नो सर। चलो, गुड, म्यूट कर दो महाजमी। ओके। अच्छा सर, लेट मी शेयर द स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू। एक मिनट ना बच्चों। लेट मी ओपन अप द फाइल फॉर ऑल ऑफ यू। अच्छा जी, स्क्रीन नज़र आ रही है? स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को? सर मैंने 2 पेपर दिए थे सितंबर में, क्यों गोइंग आई एम गिविंग द रिमेनिंग 3 अलोंग कैपेबल कैफ बी मैनेज अलोंग पीआरसी। चलो दैट्स गुड, दैट्स गुड। जस्ट गिव मी अ मिनट। मैं जो है क्या कहते हैं, मेरा जो है ना क्या कहते हैं, वो नहीं चल रहा वो, बल्कि बैटरी बहुत लो है। मैं सिर्फ चार्जर लेकर आ रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। मैं चार्जर कनेक्ट कर लूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। अच्छा सर।
मैं चाहूंगा आप लोग बहुत फोकस्ड होके जो है IE16 के हवाले से सुनना, बल्कि एक काम करो, मुन्ना ग्रुप पे ना, रिस्पेक्टिव ग्रुप्स पे मैसेज कर दो कि IE16 का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने मुझे बोला था कि सर इस टॉपिक का हमें लाजमी रिवीजन करना है। तो इसको बहुत गौर से सुनना आप लोग। अच्छा सर देखें, IE16 की अगर मैं बात करूं, अच्छा आप लोग मुझे मैसेज करके जल्दी से बता दो, आप लोग सब मेरे साथ हो ना, मुझे मैसेज करके बता दो ताकि मैं लेफ्ट अलोन फील ना करूं। जल्दी से मुझे मैसेज करके बता दो आप लोग मेरे साथ हो या नहीं हो। जल्दी से सब मैसेज करके बता दो। सब मैसेज करके जल्दी से बता दो आप लोग मेरे साथ हो या नहीं हो। नहीं नहीं, ये पूरा मैं रिवीजन अभी ये अगले 10 मिनट में करवा दूंगा मेरा बच्चा। ठीक है हसन। चलो सर, बिस्मिल्लाह करते हैं। सर याद रखो पीपी, देखो IE16 जो डेप्रिसिएशन तुम्हारा चार्ज होता है ना, वो पीपीई पे होता है। सर पीपीई क्या चीज़ होती है? सर याद रखो, हर वो एसेट जिसमें ये चार बातें, वो पीपी की डेफिनेशन में आएगा। वो टेंजिबल एसेट हो, बिजनेस ने अपने इस्तेमाल के लिए रखा हो, वो 1 साल से ज्यादा बेनिफिट दे, और वो बिजनेस के लिए मटेरियल हो। अगर तो ये चार बातें किसी भी एसेट में होंगी तो वो क्या कहलाएगा? पीपी। सर टेंजिबल एसेट का मतलब ये है सर, आप उसको छू सकते हो, सही है। सर बिजनेस में इस्तेमाल के लिए हो, फॉर एग्जांपल बिजनेस में अपने इस्तेमाल के लिए हो, खरीदो फरोख के लिए ना, 1 साल से ज्यादा का बेनिफिट दे, और बिजनेस के लिए मटीरियल हो। सर प्रैक्टिकली याद रखो, मटीरियल का मतलब वो होता है वो एसेट जिसकी वैल्यू 5,000 रुपये या उससे ज्यादा हो, वो मटीरियल कहलाता है। सर मुझे बताओ, बिल्डिंग मैंने खरीदी है इस नियत से कि मैं वहां अपना हेड ऑफिस बनाऊंगा, क्या ये पीपीई है या नहीं है? जल्दी से बताओ। देखो रिवीजन के साथ साथ ना जवाब भी देते रहना, तो तुम्हें और ज्यादा बेहतर अंदाज में समझ आएगा। जी सर पीपीई है, बिल्कुल पीपीई है। अच्छा मुझे बताओ, मैंने बिल्डिंग खरीदी है इस नियत से कि मैं उसकी खरीदो फरोख्त करूंगा, क्या ये पीपीई है या नहीं है? जल्दी से बताओ। नो, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छे। अच्छा सर कैलकुलेटर, कैलकुलेटर पीपीई है या नहीं है कैलकुलेटर? नो। वाई सो? वाई सो कैलकुलेटर पीपीई क्यों नहीं है? सर कैलकुलेटर, कैलकुलेटर सर पीपी इसलिए नहीं है क्योंकि वो मटेरियल नहीं है। वो मटेरियल नहीं है, इममटीरियल है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, जबरदस्त जबरदस्त। तो सर याद रखो, पीपी हर वो चीज़ होती है जिसमें ये चार बातें हो, वो टेंजिबल एसेट हो, बिजनेस में इस्तेमाल के लिए हो, बिजनेस में इस्तेमाल के लिए हो, 1 साल से ज्यादा का बेनिफिट दे, और वो मटेरियल हो। अगर तो ये चार बातें किसी भी एसेट में होती हैं तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज पीपी। अच्छा सर, अब हम बात करते हैं कि सर पीपी आपकी बुक्स में जब आएगा तो आप डे 1 पे किस वैल्यू पर मेजर करोगे? पीपीई को आप किस वैल्यू पर मेजर करोगे? तो सर याद रखो, पॉइंट ऑफ परचेज से लेके यूजेबल कंडीशन में लाने तक जितना भी खर्चा होगा उस सब को आप पीपीई की कॉस्ट का हिस्सा बनाओगे, सिवाय तीन चीजों के। तीन चीजें कभी भी पीपीई की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेंगी: रिफंडेबल टैक्सेस, एबनॉर्मल चार्जेस, नॉन इंसिडेंटल चार्जेस। ये तीन खर्चों को आप कभी भी पीपीई की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाओगे, सही है। सर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस पे सवाल आना ही आना है। पॉइंट ऑफ परचेज से लेके यूजेबल कंडीशन में लाने तक जितना भी खर्चा होगा उन सब को आप पीपी की कॉस्ट का हिस्सा बनाओगे, सिवाय तीन चीजों के: रिफंडेबल टैक्सेस, एबनॉर्मल चार्जेस, नॉन इंसिडेंटल चार्जेस। सर रिफंडेबल टैक्सेस क्या होते हैं? सर वो टैक्सेस या वो चार्जेस जो आपको वापस मिल रहे हैं। सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से चार्जेस रिफंडेबल हैं, कौन से नॉन रिफंडेबल हैं? सवाल में लिखा हुआ होगा। सर अगर सवाल में ना लिखा हुआ हो, सो व्हाट वी आर गोना डू, याद रखो, सेल्स टैक्स और एडवांस टैक्स के हवाले से कुछ ना लिखा हो तो आप इसे क्या अज्यूम करोगे? रिफंडेबल। इंपोर्ट ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी के हवाले से कुछ ना लिखा हो तो आप इसे क्या अज्यूम करोगे? नॉन रिफंडेबल। ये कहीं लिख लो। एडवांस टैक्स और सेल्स टैक्स नॉर्मली दे आर कंसिडर्ड एज रिफंडेबल, सही है। अगर पेपर में तुम्हें दिया हुआ होता है ना, लेट्स से एमसीक्यू में तुम्हारा आता है कि भाई डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट दी हुई है और सेल्स टैक्स भी दिया हुआ है और कुछ नहीं लिखा हुआ, तो आप इसे क्या अज्यूम करोगे? रिफंडेबल अज्यूम करोगे, और आप इसे कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाओगे। मानते हो या नहीं मानते? कैन वी मूव ऑन? एबनॉर्मल चार्जेस। सर एबनॉर्मल चार्जेस वो होते हैं कि जो मैनेजमेंट की इनएफिशिएंसी की वजह से होते हैं, जो आउट ऑफ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस होते हैं।
नॉर्मली अगर बिजनेस चले तो वो इनकर नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल पेनल्टी ऑन ड्राइवर। लेट से जो है मेरा एक बंदा जो है वो पीपी लेकर आ रहा था, सही है। मेरा एक जो है वो ड्राइवर जो है वो पीपी लेकर आ रहा था, क्या कहते हैं, प्लांट लेकर आ रहा था फैक्ट्री में। अब वो जो है क्या कहते हैं सस्ती चरस पी के ड्रिफ्टे मार रहा था ट्रक पे, तो इसको पेनल्टी लग गई। अब ये जो पेनल्टी है सर, ये नॉर्मल है एबनॉर्मल है? ये नॉर्मल है एबनॉर्मल है? ये नॉर्मल है एबनॉर्मल है? सर एबनॉर्मल है, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। तो सर इस पेनल्टी को जो है आप एसेट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाओगे। नॉन इंसिडेंटल चार्जेस, सर नॉन इंसिडेंटल चार्जेस को भी आप पीपी की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाते। सर नॉन इंसिडेंटल चार्जेस कौन से चार्जेस होते हैं? नॉन इंसिडेंटल चार्जेस सर कौन से चार्जेस होते हैं? सर ये वो चार्जेस होते हैं जो आप पीपी खरीदो या ना खरीदो, दे हैव टू बी इनकर्ड। अकाउंटेंट की सैलरी हो गई, एचआर सैलरी हो गई। तो सर ये इसका ताल्लुक कोई पीपी की परचेज से नहीं है, तो आप उसे पीपी की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाओगे। अच्छा सर एक चीज याद रखो, ये तीन चीजें हैं जो कभी भी पीपी की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेंगी, अल हराम। नंबर वन ट्रेनिंग कॉस्ट, नंबर टू इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, और नंबर थ्री इनकम फ्रॉम टेस्ट एंड प्रोडक्शन। ये एग्जामिनर का फेवरेट एरिया है। सर ये तीन किस्म की कॉस्ट ऐसी हैं जो कभी भी पीपी की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेंगी। नंबर वन ट्रेनिंग कॉस्ट, नंबर टू इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, नंबर थ्री इनकम फ्रॉम टेस्ट एंड प्रोडक्शन। याद रखो टेस्ट एंड प्रोडक्शन की कॉस्ट तो हिस्सा बनेगी, बट इनकम फ्रॉम टेस्ट एंड प्रोडक्शन वो पीपी की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेगी। क्लियर है आपको? किसी का यहां तक कोई सवाल मुझसे पूछ सकते हो प्लीज? किसी का कोई सवाल मुझसे पूछ सकते हो? ये तीन कॉस्ट जो हैं वो कभी भी पीपी की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेगी। एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सर कोई सवाल प्लीज मुझसे पूछ सकते हो, बाकी बच्चे? अच्छा, इनकम फ्रॉम टेस्ट एंड प्रोडक्शन। महाजबीन इनकम फ्रॉम टेस्ट एंड प्रोडक्शन ये होती है कि देखो जब भी तुम कमर्शियल प्रोडक्शन में लाइव होने से पहले जो है ना, तुम क्या करते हो, किसी भी आइटम का या प्लांट का ना टेस्ट रन ले लेते हो कि यार वो सही चल भी रही है या नहीं। अब टेस्ट रन के अंदर कुछ सैंपल्स वगैरह प्रोड्यूस होते हैं, तो सवाल ही पैदा होता है वो सैंपल बेचोगे तो उससे इनकम होगी, तो उस इनकम को आप पीपी की कॉस्ट में से माइनस करोगे या नहीं करोगे? द आंसर इज नो। आप इनकम को पीपी की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाते। ये रिसेंट चेंज आया है, ये आज से एक डेढ़ साल पहले ये रिसेंटली चेंज आया है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस में क्या फर्क होता है? कौन बताएगा? ये एग्जामिनर का फेवरेट सवाल है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंस? एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस में क्या फर्क होता है? कौन बताएगा? एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस में क्या फर्क होता है? कौन बताएगा? जल्दी जल्दी, आकाशा। एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस में क्या फर्क होता है? ये बहुत अहम सवाल है। कौन बताएगा? एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस में क्या फर्क होता है? नो। कौन बताएगा एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस में क्या फर्क होता है? नो, नो आकाशा नो। ये एग्जामिनर ने बहुत दफा बोला है कि ये बच्चों को ये चीज पता ही नहीं होती। कौन बताएगा? मेरी तरफ से ट्रीट।
अब सबके जवाब आए हैं, ट्रीट के नाम पर सबके जवाब आए हैं। वैसे वैसे मौत आ रही थी यहाँ टाइप करने में। फुल गूगल नहीं नहीं, ये जवाब जो है, ये मेरे ख्याल से ना गूगल और चैट जीपीटी भी इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। हाँ भाई। अच्छा सुन लो, देखो याद रखो, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है आपकी जेब से जितना गया। एक्सपेंडिचर, अगर तो आपको एक्सपेंडिचर वो जो जेब से आपके गया है, अगर तो आपको वो बेनिफिट दे चुका है ना, तो वो जो आपके जेब से गया है, दिस एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड एक्सपेंस। एक्सपेंस को दूसरी जबान में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। इसको तीसरी जबान में पीरियड कॉस्ट भी कहते हैं, जो कि पीएनएल में चार्ज होती है। अगर तो एक्सपेंडिचर आपको मजे देगा फ्यूचर में, तो दिस इज कॉल्ड एसेट। सही है। और इसको आप कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कहते हो, इसको तीसरी जबान में प्रोडक्ट कॉस्ट भी कहते हो, और ये बैलेंस शीट में आती है। एक्सपेंडिचर मींस जेब से जितना गया। अब अगर तो वो आपको बेनिफिट दे चुका, फॉर एग्जांपल एक गार्ड ने 1 महीने मेरे पास काम किया, मैंने इसको 40,000 रुपए दिए, तो ये जो एक्सपेंडिचर है ये एक्सपेंस क्यों है? क्योंकि ये बेनिफिट दे चुका है। और ये इसको मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कह सकता हूँ, इसको मैं पीरियड कॉस्ट भी कह सकता हूँ। इसके बरक्स अगर मैंने एक एसी खरीदा है, तो ये मेरा एक्सपेंडिचर तो है, बट ये मेरा एसेट है। क्यों? बिकॉज इट्स गोना गिव मी इकोनॉमिक बेनिफिट इन फ्यूचर। अब इस कैपिटल एक्सपेंडिचर को मैं एसेट कहता हूँ, और इसको प्रोडक्ट कॉस्ट भी कहता हूँ। तो आज के बाद कभी भी भूलोगे तो नहीं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंस एंड एक्सपेंडिचर? आज के बाद भूलोगे तो नहीं? आज के बाद भूलोगे तो नहीं? फर्क पता चल गया एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस में? असद बेटा, अगर लेट से तुम जो है तुम्हारी जेब से 100 रुपए जा रहे हैं, अब तुम देखो ये 100 रुपए के तुम मजे ले चुके हो या मजे लोगे? अगर तो मजे ले चुके हो तो ये एक्सपेंस कहलाएगा। अगर तो मजे लोगे फ्यूचर में, तो ये एसेट कहलाएगा। सर क्या मतलब? लेट से तुम मार्केट में जाते हो 100 रुपए की, तुम बिरयानी लेते हो और बिरयानी खा लेते हो, तुमने फौरन मजे ले लिए उसके, बिरयानी खा ली, तो ये एक्सपेंस है। अब तुम मार्केट में जाते हो 100 रुपए का, तुम क्या करते हो? एसी खरीदते हो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 100 रुपए का एग्जाम्पल दे रहा हूं। अब ये एसी जो है तुम्हारे लिए क्या है? एक्सपेंडिचर तो है, बट ये एसेट है। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें बेनिफिट देगा। क्लियर है बेटा? आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो ये बहुत बहुत अच्छे से ये चीज याद रखना, ये एग्जामिनर का फेवरेट एरिया है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है, अच्छा एक बात तो बताओ, एक बात तो बताओ, पीपी, आप किसी भी एसेट को पीपी कब कहते हो? जब वो यूजेबल कंडीशन में आ जाए, एज इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट। अगर वो यूजेबल कंडीशन में नहीं आया, तो आप उसे क्या कहते हो? अगर पीपी यूजेबल कंडीशन में नहीं आया हुआ, तो आप उसे क्या कहते हो? जब तक पीपी यूजेबल कंडीशन में नहीं आता, आप उसे क्या कहते हो? जल्दी बताओ। पीपी यूजेबल कंडीशन में, नो नो अमान नो। इज इट अमन और इज इट अमान? कौन बताएगा, कौन बताएगा? अरे भाई, ये तो बेसिक सी चीज है, ये बेसिक सी चीज है, कौन बताएगा? जल्दी जल्दी बताओ बेटा, जल्दी। लगता है थक गए हो आज, फिर यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में रिवीजन कर लें, थक गए हो आज? नो नो माजबीन, क्या हो गया बेटा? एसिड जब तक यूजेबल कंडीशन में नहीं आता, उसे क्या कहते हैं? अरे अरीबा, अरीबा बेटा, क्या हो गया? अरीबा स्टॉक क्या हो गया? नो 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 नो, क्या कह रहे हो? आकाशा बताओ, क्या कहते हैं जब तक एसिड यूजेबल कंडीशन में नहीं आता, उसे क्या कहते हैं? अरे बेटा, ये तो बेसिक सा सवाल है। नहीं नहीं नहीं, कहते क्या है, कहते क्या है? याद रखो, जब तक पीपी यूजेबल कंडीशन में नहीं आता, उसे आप कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कहते हो, CWIP, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। क्लियर है? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस लिख लो भाई, लिख लो, ये नॉन यूजेबल एसेट, नॉन ऑपरेशनल नहीं, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। लिख लो कहीं, लिख लो अल्लाह के बंदों, लिख लो कहीं।
until and unless PPE asset has become in a usable condition, that asset would be called CWIP, capital work in progress. लिख लो कहीं, लिख लो। तो सर वर्क इन प्रोसेस किसे कहते हैं फिर वर्क इन प्रोसेस और कैपिटल वर्क इन प्रोसेस में क्या फर्क होता है? सर अगर इन्वेंट्री अभी तक जो है फिनिश गुड्स की फॉर्म में नहीं आई, अधूरी है अभी, तो उसको WIP कहते हैं। अगर पीपी अधूरा है, अभी तक बना नहीं है, तो उसे CWIP कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं गाड़ी बना रहा हूँ, खुद डेवलप कर रहा हूँ, गाड़ी की 2 पहिए लगे, 2 पहिए बाकी हैं, तो ये पीपी तो नहीं कहलाया जा सकता, तो इसे क्या कहेंगे? CWIP, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। मानते हो या नहीं मानते? जी जी अहमद, अपलोड होगा बेटा, अपलोड होगा, बिल्कुल अपलोड होगा मेरा बच्चा। हाँ भाई। यार मुझे लगता है तुम लोग आज थक गए हो। आज मेरे ख्याल से ना हम यहाँ तक रखते हैं रिवीजन। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम लोग डेप्रिसिएशन को कंटिन्यू करेंगे, और फिर हम लोग एक और टॉपिक नेक्स्ट क्लास में हम लोग बैंक रिकॉन भी करेंगे। अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप पे मैसेजेस कर दो। अच्छा यार, हमारे साथ जो है आज मैं यहीं तक रखता हूँ, मेरे ख्याल से यू पीपल आर बिट डाउन। सर आपकी कल परसों आएगी क्या मतलब हसन? नहीं, मैं अभी करूंगा, अभी करूंगा, अभी करूंगा, अभी दोनों कर दूंगा मैं इंशाल्लाह। अच्छा, अब वी हैव गॉट आइजा विद अस। आइजा, वुड यू लाइक टू हैव सम वर्ड्स विद द स्टूडेंट्स? अच्छा देखो, क्विजेज जो हैं वो हमारे सारे हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखो मॉक्स वगैरह हम लोग जो है वो कंडक्ट करेंगे जुमेरात से। और मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, अगर तुम तमीज़ से ये रिवीजन सेशंस ले लेते हो और मॉक्स वगैरह ले लेते हो ना, कंडक्ट कर लेते हो, 90% चांसेस है तुम्हारा पेपर निकल जाएगा। क्योंकि वी बेस्ड ऑन आर एक्सपीरियंस जो है हम लोग ये क्विजेज वगैरह जो है वो कंडक्ट कर रहे होते हैं, मेरी टीम स्पेशली लगी हुई होती है, स्पेशली मॉक्स का थोड़ा सा लेवल ज़्यादा होगा। तो खुदारा 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 जो है वो क्या कहते हैं। जी राजा, 3 मॉक्स हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो है हम लोग ये कर रहे हैं, हम लोग ये कर रहे हैं, एक और चीज़ जो है, आइज़ा आप हमारे साथ हो या नहीं हो बेटा? आइज़ा आप हमारे साथ हो या नहीं हो? अच्छा, आइज़ा आइज़ा बोल रही है मैं तो रोज़ बात करती हूँ बच्चों से। अच्छा यही हो ना? अच्छा देखो, आइज़ा और मैं ये डिस्कस कर रहे थे, हमारे 1-2 टीम मेंबर्स हैं, होता ये है कि बच्चे जो है ना वो टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं चीज़ों को। अब जाहिर सी बात है कि मैं अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, सही है ना? तो मगर मैं ये नहीं चाहूंगा कि बच्चे इस चीज़ को ना टेकन फॉर ग्रांटेड लें। सो व्हाट वी हैव डिसाइडेड कि ये जो मॉक्स होंगे हम इसके लिए जो है ना एक नॉमिनल चार्जेस रखेंगे, ताकि जो है बच्चे अटेम्प्ट कर सकें। और बच्चे अटेम्प्ट करें, जो सीरियस बच्चे हैं वो अटेम्प्ट करें, शुगल में ना करें। ठीक है? तो जस्ट टू क्रिएट द इम्पोर्टेंस एंड द सीरियसनेस अमंग द स्टूडेंट्स, ये जो मॉक्स हैं हम इसके जो है एक नॉमिनल से चार्जेस रख रहे हैं, ताकि तुम लोग सीरियस हो। क्योंकि अभी हम लोग देख रहे थे वो फ्री में चीज़ मिल जाती है ना, तो बच्चे को कदर नहीं होती है। तो आइज़ा का भी मेरे पास इसीलिए मैसेज भी आया था, मैंने अभी पढ़ा जो है पर्सनली, कि सर जो है हम लोग ये रख लेते हैं ताकि बच्चे थोड़े से सीरियस हों। तो आइज़ा मेरा बच्चा जो है, अभी तक जो क्विजेज हो रहे थे अच्छी बात है, बट तुम एक काम करो, बच्चों से कोऑर्डिनेट कर लेना, एक नॉमिनल सी अमाउंट जो भी तुम्हें लगती है तुम वो रख लो, बच्चों के साथ कोऑर्डिनेट कर लो। सही है? तो मॉक्स आइज़ा हम कब से स्टार्ट कर रहे हैं? इंशाल्लाह जुमे से स्टार्ट कर रहे हैं, राइट फ्रॉम फ्राइडे। सो आपके जो मॉक्स होंगे आइज़ा उसका स्केड्यूल दे देगी। सही है? तो आइज़ा जो है मेरा बच्चा, आपको जो ठीक लगता है आप जो है बच्चों के साथ कर लो। जो सीरियस बच्चे हैं वो जो है बिल्कुल मॉक्स अटेम्प्ट करेंगे, जो सीरियस नहीं है वी आर नॉट फोकस ऑन दैट एज वेल। माजमीन, जो है क्या कहते हैं, तुम माशाल्लाह जो है वो सीरियस बच्ची हो, बाकी बच्चों के लिए ना वो, ताकि वो इसको टेकन फॉर ग्रांटेड ना लें, इसलिए। तो सर जो है अलबत्ता मेरी जो क्लासेस होंगी उसके कोई चार्जेस नहीं है, जो है वो भले हम लोग पढ़ाई करते रहेंगे। तो जो है क्या कहते हैं, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। इंशाल्लाह मैं कल नहीं, कल मेरी दूसरी क्लासेस भी हैं, परसों इंशाल्लाह हम लोग डेप्रिसिएशन करेंगे। देखो मैं फिर से एक बात बोल रहा हूँ, सही है? मैं जो है क्या कहते हैं, मैं फिर से तुम लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जो है मकसद तुम लोगों से कोई कमाना नहीं है, मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि एक सदका हो जाए और तुम लोगों की भलाई हो जाए। सही है? तो जो है सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों को सीरियसनेस तुम्हारे अंदर लानी है, तो तुम लोग टेकन फॉर ग्रांटेड ना लो। सही है? जैसे होता है ना कि गवर्नमेंट ऑफिस, जब गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं या गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं, तो वहाँ पैसे इतने नहीं होते, तो कदर नहीं होती है। तो अगेन इट्स जस्ट टू क्रिएट सीरियसनेस अमंग यू।
बाकी देखो, मैं एक चीज़ की तुम लोगों को जो है इस चीज़ की श्योरिटी दे रहा हूँ, अगर तुम ये क्विजेज मॉक्स और ये मैं जो रिवीजन क्लास ले रहा हूँ वो तमीज़ से ले लो ना, 90% चांसेस हैं तुम्हारे पेपर निकल जाएंगे इंशाल्लाह। और जैसा कि मैंने तुम लोगों को बोला कि जिन बच्चों के क्विजेज और मॉक्स जो हैं वो 100% मार्क्स आएंगे, जैसे अभी हमारे पास आकाशा है जिसके माशाल्लाह जो है बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो आ रहे हैं, सही है ना। तो तुम लोगों को जैसे अभी मेरे पास सीए ट्रेनीज लड़के लड़कियां मेरे पास काम कर रहे होते हैं बैंकिंग इंडस्ट्री से, चूंकि मेरा ताल्लुक है तो मेरे अंडर ही काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो मैं विदाउट असेसमेंट जो है आई वुड बी गिविंग अपॉर्चुनिटी टू दैट स्पेसिफिक इंडिविजुअल कि वो आए और यहाँ आके आर्टिकलशिप अपनी करे, सही है ना। सो सर दिस इज इट फ्रॉम माय साइड फॉर नाउ। सही है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोगों का जो डेप्रिसिएशन का है और बैंक रिकॉन का है उसकी अच्छे से तैयारी करो। डेप्रिसिएशन हम लोगों ने आधा कर लिया, आधा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसकी मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखो। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, सही है। सजाद बोलता है सर जिनके 10 आउट ऑफ 10 नहीं आ रहे वो आ सकते हैं, वो मेरे पास आ तो सकते हैं बट उनको फिर असेसमेंट के थ्रू आना होगा, बाकायदा इंटरव्यू होता है, टेस्ट होता है, उसके थ्रू आना होगा, सही है ना। अच्छा जी, सो सर दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखो। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। आपने मुझे खुसूसी दुआओं में याद रखना है। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से परसों मुलाकात होती है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।